ओके, सो स्टार्ट करते हैं अपन पाइथन का सेशन। कल के सेशन में ज्यादा अपन ने कंटेंट के रिगार्डिंग बात की नहीं थी। आज अपन फुल फ्लैश कंटेंट के साथ स्टार्ट करेंगे और पर्टिकुलरली डेडिकेटेड रहेगा ये सेशन पाइथन को लेके। कल के सेशन में अपन ने बात की थी रिगार्डिंग माइंडसेट, किस तरीके से आप इंटरव्यू के लिए खुद को प्रिपेयर करना है ऑल राइट। एंड देन वो सेशन सुपर इंपॉर्टेंट था, जैसे मैंने आपको कल बोला था। तो इन केस अगर किसी ने वो सेशन मिस किया हो, बेटर रहेगा आप पहले रिकॉर्डिंग देखे उसकी, ताकि बाकी के सेशन को आप अच्छे से फील कर पाओगे, अच्छी पॉजिटिव एनर्जी और पॉजिटिव मेंटालिटी के साथ आप आगे कैरी ऑन कर सकते हो राइट। चलो चलते हैं अपन एम आई ऑडिबल गाइस जो ऑनलाइन अटेंड कर रहे हैं, कोई इशू है क्या वॉइस का? एम आई ऑडिबल गाइस? ओके फाइन। ओके सो नाउ देखते अपन, चलो कंटेंट के साथ अपन स्टार्ट करते हैं। कल जस्ट अपन ने इतनी सी बात की, थोड़ा सा लास्ट में अपन ने जावा और पाइथन को कंपेयर किया था कि किस तरीके की लैंग्वेज जावा है, किस तरीके की लैंग्वेज पाइथन है। चलो उसी पे अपन पहले कैरी फॉरवर्ड करते हैं। नाउ कल मैंने आपको एक पॉइंट बताया था, उसी में पहले डिस्कशन चलाते हैं, वहां से किस तरीके का क्वेश्चन बन सकता है पहले वो देखते हैं जनरल। कल का पॉइंट ये था कि मान लो अगर आपको जावा में कोई वेरिएबल, कोई वैल्यू अगर मान लो आपको स्टोर करवानी है और एक पाइथन में अगर कोई आपको वैल्यू स्टोर करवानी है राइट। सपोज करो आपके पास एक वैल्यू है 10, आपको स्टोर करना है जावा में। आप कैसे स्टोर करोगे? देखो जब भी किसी वैल्यू को स्टोर करना होता है, जैसे मान लो जावा में आप इस तरीके से लिखोगे int a इक्वल टू 10, और यही काम आप पाइथन में इस तरीके से लिखोगे a इक्वल टू 10। अब देखो इस पे कितने तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं, पहले उनकी बात करते हैं अपन। देखो ये मेरे को बताने की रिक्वायरमेंट नहीं है, ये ऑलरेडी कल भी अपन बात कर चुके हैं कि ये क्या होता है वेरिएबल। वेरिएबल मतलब क्या है? मेमोरी का नाम राइट। तो जैसे अगर मान लो आपको 10 स्टोर करवाना, आप ए में इस तरीके से स्टोर करवा दिया, यहाँ पे जावा में अगर आपको करवाना आप इस तरीके से करवा रहे हो। देखो अगर दोनों को कंपेयर करोगे, ये आपके जावा का पार्ट है और ये आपके पाइथन का पार्ट है, दोनों को कंपेयर करोगे, दोनों में ए में अपन क्या स्टोर करवा रहे हैं 10, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस आपको एक दिख रहा होगा क्या, जो आगे यहाँ पे जावा में लग रहा है इंट, और पाइथन में आगे कुछ भी नहीं लग रहा है राइट। जो ये आगे लग रहा है इसके रिगार्डिंग मैंने आपको कल बोला था, इसको बोलते हैं एक्चुअल में क्या? डेटा टाइप राइट। एंड व्हाट इज डेटा टाइप? डेटा टाइप एक्चुअल में ये इंडिकेशन देता है कि इसके अंदर वैल्यू किस तरीके की होगी। जैसे यहाँ पे इंट लिखा हुआ है, इसका मतलब ये इंडिकेशन है कि इस ए वेरिएबल में जो वैल्यू होगी वो किस तरीके की होगी? इंट तरीके की राइट। इस ए वेरिएबल में वैल्यू इंट तरीके की होगी, ये इंडिकेशन है। तो ऑब्वियसली इसमें इंट तरीके की वैल्यू डाल सकते हो। अगर आपने इंट को छोड़ के कुछ और वैल्यू डालने की ट्राई की तो फिर क्या आने वाली है? एरर आने वाली है। जावा इसको अलाउ नहीं करेगी, क्योंकि जावा बोलेगा पहले से ए को फिक्स कर रखा कि वो किस तरीके की वैल्यू ले सकता है? इंट तरीके की। तो इंट के अलावा आप कुछ वैल्यू दे नहीं सकते। पर अगर पाइथन की बात करें, देखो पाइथन में आगे कुछ भी डेटा टाइप लिखा हुआ है नहीं राइट, तो कुछ भी वैल्यू आप डाल सकते हो ए में। पहले आपने 10 डाला, अब आप ए में 10.5 डालोगे, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। पर पाइथन क्या करता है, जब पाइथन का प्रोग्राम चलता है, जैसे पाइथन इस लाइन पे आएगा, पाइथन पहले देखेगा इस ए में आपने किस तरीके की वैल्यू डाल रखी है। कैसी वैल्यू डाल रखी है? 10। 10 किस तरीके का है? इंट। तो पाइथन ऑटोमेटिक आपके ए को कैसा बनाएगा? इंट बनाने वाला। जब इस लाइन पे आएगा तो पाइथन देखेगा कैसी वैल्यू डाल रखी है? 10.5। 10.5 कैसी वैल्यू है? फ्लोट। तो ऑटोमेटिक आपका पाइथन ए को क्या बनाने वाला है? फ्लोट बनाने वाला राइट। तो अगर अपन पाइथन की बात करते हैं तो ये कौन से टाइप का ए, ये कब पता चलेगा? जब पाइथन इस प्रोग्राम को चलाएगा और जो वैल्यू आपने डाल रखी है उसके अकॉर्डिंग वो ए को बना देगा राइट। जावा की बात करें तो चलने से पहले ही पता है कि वो कौन से टाइप का है? इंट, क्योंकि पहले ही आपने लिख रखा है कि इंट। तो कल मैंने आपको एक बात बोली थी, अगर किसी लैंग्वेज में चलने से पहले ही अपने को बताना पड़ता है, फिक्स करना पड़ता है कि ये कौन से टाइप का है, तो पहले से फिक्स करने को बोलते हैं टेक्निकली स्टैटिक राइट। इसीलिए अपन बोलते हैं कि जावा किस तरीके की लैंग्वेज है? स्टैटिक टाइप लैंग्वेज है राइट। अगर पहले से फिक्स आपने नहीं किया हो, ये पता कब चलता है? जब ये लाइन चल रही है तब पता चलता है ये कौन से टाइप का है। तो इसको अपन बोलते हैं डायनेमिक। डायनेमिक मतलब चलते टाइम, रन टाइम पे राइट। इसीलिए अपन बोलते हैं कि पाइथन किस तरीके की लैंग्वेज है? डायनेमिक टाइप राइट। अब देखो यहाँ पे ये क्वेश्चन बनेगा, क्योंकि अब तक जितनी भी लैंग्वेज आपने देखी होगी, सी, C++, जावा, सारी की सारी किस कैटेगरी की लैंग्वेज है? स्टैटिक टाइप
सब में आपको पहले से बताना पड़ेगा कि ये कौन से टाइप का है, लेकिन पाइथन की बात करें तो आपको पहले से नहीं बताना पड़ेगा पाइथन कौन से टाइप की लैंग्वेज है, डायनेमिक टाइप। सवाल ये है मेरा, अगर मैं आपको इंटरव्यू में ये क्वेश्चन करूं व्हाट डू यू मीन बाय डायनेमिक टाइप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो आप क्या आंसर करोगे? व्हाट डू यू मीन बाय डायनेमिक टाइप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, आप क्या आंसर करोगे? देखो अगर इस पूरे एक्सप्लेनेशन से, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसा आंसर करते हैं, इसलिए मैं आपको पहले ये बता रहा हूं, अगर आप ये समझ रहे हो कि डायनेमिक टाइप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का मतलब पाइथन में डेटा टाइप नहीं होते हैं, इसलिए पाइथन को क्या बोलते हैं, डायनेमिक टाइप। जावा में डेटा टाइप होते हैं, इसलिए जावा को क्या बोलते हैं, स्टैटिक टाइप। ये बिल्कुल गलत है अगर आप इस तरीके से एक्सप्लेनेशन दे रहे हो। देखो मैंने पूरा इस स्टोरी में मैंने आपको कहीं भी ऐसा नहीं बोला है कि पाइथन में क्या नहीं होते, डेटा टाइप नहीं होते। मैं बोल रहा हूँ पाइथन में डेटा टाइप होते हैं, राइट, लेकिन एज ए प्रोग्रामर आपको नहीं लिखना है। जावा में एज ए प्रोग्रामर आपको लिखना पड़ेगा, पाइथन में एज ए प्रोग्रामर आपको नहीं लिखना है। जैसे आप वैल्यू दोगे पाइथन ऑटोमेटिक उसके अकॉर्डिंग उसको उस टाइप का बना देगा, राइट। एज ए प्रोग्रामर आपको इंट है, फ्लोट है, ये लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है। जावा में एज ए प्रोग्रामर आपको इंट है, फ्लोट है, ये लिखना पड़ेगा, राइट। जस्ट ऑब्जर्व, जैसे मैं आपको इसका प्रूफ देता हूं, तो अभी के लिए मैं ये प्रोग्राम कहां पे लिख रहा हूं, कहां पे चला रहा हूं, इस पे फोकस मत करना। मैं आपको बताऊंगा कैसे चलाना है प्रोग्राम, क्या कुछ इंस्टॉल करना है ऑल। अभी के लिए जस्ट खाली आप फोकस करिए जो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं, अभी कैसे चल रहा है, कहां पे मैं ये चला रहा हूं, डोंट वरी अबाउट दैट थिंग, राइट। देखो मैं आपको बताऊं, जैसे मान लो मैंने लिखा a इक्वल टू 10 पाइथन में, राइट, मैंने लिखा a इक्वल टू 10। अब देखो क्या प्रूफ है जो मैं आपको बोल रहा हूं कि पाइथन में डेटा टाइप होते हैं, इसका प्रूफ क्या है? देखो अगर आपको चेक करना हो ना कि a का टाइप कौन सा है, आप कैसे कर सकते हो? पाइथन में एक फंक्शन होता है, कौन सा फंक्शन? टाइप फंक्शन। टाइप में पास करवाओ a, तो ये आपको क्या बता देगा, a का टाइप। और a का टाइप अगर आप देखोगे तो अब यहाँ पे देखना क्या क्या बता रहा है, ये इंट। तो डेटा टाइप होते हैं ऑब्वियसली, राइट। पाइथन ने ऑटोमेटिक इस a को कौन सा टाइप का बना दिया, इंट, क्योंकि इसके अंदर जो वैल्यू आप दे रहे हो 10, वो कौन से टाइप की है, इंट टाइप की, राइट। अभी ये आगे क्लास क्यों लिखा है, अभी इस पे फोकस मत करो, ये पीछे वाला खाली इंट देखो। ये आगे क्लास क्यों लिखा है पढ़ेंगे अपन, जब हम पढ़ेंगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कंसेप्ट के रिगार्डिंग, तब क्लास क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, वहां पे मैं आपको बताऊंगा ये आगे क्लास निकालने का क्या सेंस है। बट अभी खाली आप यहाँ पे देखो किस टाइप का बना है, इन टाइप का। जैसे देखो इवन मैंने यहाँ पे लिखा a इक्वल टू 10.5, फाइन, a इक्वल टू 10.5। मैं चेक करता हूँ इस बार पाइथन ने इसका कौन से टाइप का बनाया होगा, तो ऑटोमेटिक ये कौन से टाइप का बनेगा, फ्लोट, क्योंकि 10.5 वैल्यू डाली है, कौन से टाइप का बन रहा है, फ्लोट, राइट। इवन जैसे मान लो मैंने यहाँ पे इस तरीके से लिखा, मान लो मैंने लिखा a इक्वल टू सपोज CSD, राइट। इस बार अगर मैं चेक करूं टाइप ऑफ a, कौन से टाइप का बनाएगा पाइथन इसको, स्ट्रिंग, दैट इज str, क्योंकि डबल कोट में लिखा आपने क्या बना रहा है, str, फाइन। तो आप यहाँ पे अगर इसको ऑब्जर्व कर रहे हो चीजों को, तो फिर आप बन सके या तो फिर आप यहाँ पे पता कर पाओगे एक्चुअली कि यहाँ पे देखो जैसे ही आपने 10 बोला ऑटोमेटिक पाइथन ने a को कौन से टाइप का बनाया, इंट। जैसे आपने 10.5 बोला ऑटोमेटिक कौन से टाइप का बनाया, फ्लोट। जैसे आपने डबल कोट में कुछ डाला ऑटोमेटिक कौन से टाइप का बनाया, स्ट्रिंग। इसका मतलब एक्चुअली पाइथन में डेटा टाइप तो होते हैं, तभी यहाँ पे आपको दिख रहा है इंट, फ्लोट एंड str। बट एज ए प्रोग्रामर आपको नहीं लिखना है, आपको खाली ऐसा लिखना है, a डायरेक्ट जो वैल्यू डालनी है वो वैल्यू डालनी है। ये वेरिएबल का नाम है, कुछ भी हो सकता है, कोई जरूरी नहीं कि a हो। जस्ट मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, इसमें वैल्यू आप डालनी है, जैसी वैल्यू डालोगे उसके अकॉर्डिंग ऑटोमेटिक उसका टाइप पाइथन बना देगा। जावा में आप ऐसा नहीं कर सकते, पहले आपको उसका टाइप भी आपको खुद को ही बताना पड़ेगा कि वो कौन से टाइप का है। इसीलिए जावा को क्या बोलते हैं, स्टैटिक, पाइथन को क्या बोलते हैं, डायनेमिक। देखो आप किस तरीके से आंसर करोगे। अगर पूछा जाए व्हाट डू यू मीन बाय डायनेमिक टाइप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ये पहला क्वेश्चन आपको जनरली ऐसे पूछा जाएगा, पाइथन किस कैटेगरी की लैंग्वेज है, स्टैटिक है या डायनेमिक है, तो आप क्या बोलोगे, डायनेमिक टाइप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो अगला क्वेश्चन आएगा व्हाट डू यू मीन बाय डायनेमिक टाइप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो आंसर क्या करना है, इन पाइथन एज ए प्रोग्रामर वी डोंट हैव टू स्पेसिफाई डेटा टाइप, based on our provided value python will automatically consider the data type, that is what dynamic type। मतलब मैं सिंपल बोलूं तो पाइथन में एज ए प्रोग्रामर मेरे को डेटा टाइप बताने की रिक्वायरमेंट नहीं है, पाइथन ऑटोमेटिक डेटा टाइप कंसीडर कर लेगा वैल्यू के बेसिस पे, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, डायनेमिक टाइप। तो यहां से अगला क्वेश्चन आपके पास 100% आएगा, और वो क्या, कि इसका मतलब क्या पाइथन में डेटा टाइप नहीं होते हैं, तो आंसर क्या करना आपको, पाइथन में डेटा टाइप होते हैं लेकिन जस्ट हमें लिखने की जरूरत नहीं है, पाइथन ऑटोमेटिक कंसीडर करेगा, राइट। ऐसा नहीं है कि पाइथन में डेटा टाइप नहीं होते इसलिए डायनेमिक टाइप बोलते हैं इसको, ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट अगर कोई इस तरीके से रिप्रेजेंट करता है, राइट। देखो एक चीज मैं आपको और बताता हूँ, पहली बात जब अपन एक्सप्लेनेशन पार्ट को देख रहे हैं पूरी तरीके से आपका फोकस इधर होना चाहिए, आपको एक भी पॉइंट लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि
एक एक चीज के नोट्स में आपको प्रोवाइड करता हूँ, डोंट वरी, राइट। पूरी तरीके से फोकस खाली इधर रखिए, जब लिखने का टाइम आएगा विल राइट ईच एंड एवरीथिंग। नाउ इससे पहले मैं आपको एक और चीज बताने वाला हूं, तो ये पहला क्वेश्चन कवर हो गया, जो मुझे लगता है अगर आप फ्रेशर लेवल पे खास करके 10 पाइथन के इंटरव्यू में रिप्रेजेंट करोगे, 10 में से 9 इंटरव्यू का पहला क्वेश्चन ये होगा, पाइथन डायनेमिक टाइप है, डायनेमिक टाइप से आपका मतलब क्या है, क्योंकि आपको पता डायनेमिक टाइप के बेसिस पे बहुत सारी चीजें चलती है, राइट। जस्ट वो सारी चीजें अपन बाद में कंसीडर करेंगे, बट डायनेमिक टाइप क्या होता है वो आपको भी पता है पहले क्वेश्चन के रिगार्डिंग, राइट। दूसरा एक और क्वेश्चन आपसे पुट अप करता हूँ, ये भी क्वेश्चन लगभग 10 में से 9 कंपनी में आपको सुनने को मिलेगा, और वो ये ऑब्जेक्ट हियर। जब बात करते हैं अपन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की, जैसे अपन आज का पढ़ रहे हैं पाइथन, तो हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो होती है ना वो किसी ना किसी कैटेगरी में फॉल करती है। जैसे आपने नाम सुना होगा, एक कैटेगरी होती है दैट इज फंक्शनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, या फिर आप बोलते हो प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, फंक्शन ओरिएंटेड या फिर कौन सा प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। एक अगर आपने नाम सुना हो तो आप बोलते हो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, राइट। नहीं सुना तो कोई दिक्कत नहीं है, जिसमें आपको बता रहा हूं कितनी कैटेगरी हो सकती है। एक होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, राइट, ओके। तीसरा अगर आपने नाम सुना हो तो एक होता है स्क्रिप्टिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, और चौथा एक होता है आपका मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। देखो अगर अपन बात करें, चलो जनरल पर बहुत बेसिक से बात करते हैं, पहली लैंग्वेज से बात करते हैं, सी लैंग्वेज की बात करें तो सी इन चारों में से किस कैटेगरी में फॉल करती है? ऑब्वियसली फंक्शन या प्रोसीजर ओरिएंटेड, क्योंकि आपने देखा होगा, अगर आपको आइडिया है, नहीं आइडिया तो अपने को पाइथन सीखने के लिए सी नहीं चाहिए, लेकिन अगर आपको आइडिया है तो आपको पता होगा सी में अपन क्या लिखते हैं, फंक्शन लिखते हैं, और फंक्शन लिखते हैं इसका मतलब वो कौन से कैटेगरी की लैंग्वेज है, फंक्शनल ओरिएंटेड, राइट। सेकंड अगर आप बात करोगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की, तो मेरे को बताओ सी प्लस प्लस कौन सी कैटेगरी में आती है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। इवन आपकी जावा कौन सी कैटेगरी में आती है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का मतलब उसमें क्लास लिखते अपन, ऑब्जेक्ट लिखते अपन, राइट, ओके। स्क्रिप्टिंग की बात करोगे अगर, मे भी आपने नाम नहीं सुना होगा, बट पहले एक लैंग्वेज चलती थी पर्ल लैंग्वेज, राइट, वो स्क्रिप्टिंग कैटेगरी में आती है। मॉड्यूलर में मॉड्यूलर 3 करके एक लैंग्वेज चलती है, वो कौन सी कैटेगरी में आती है, मॉड्यूलर लैंग्वेज में आती है। मतलब टोटल 4 कैटेगरी होती है एक्चुअली, फंक्शन ओरिएंटेड, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, स्क्रिप्टिंग और मॉड्यूलर, राइट। देखो जैसे सी किस में आता है, फंक्शन ओरिएंटेड में आता है, आपका जावा या सी प्लस प्लस किस में आता है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में आता है, देन स्क्रिप्टिंग और मॉड्यूलर 2 और कैटेगरी है, राइट। मेरा क्वेश्चन आपसे बहुत सिंपल है, क्योंकि अपन यहाँ पे पाइथन पढ़ रहे हैं, क्वेश्चन मेरा ये है, पाइथन इन चारों में से कौन सी कैटेगरी में फॉल करता है? ओके, कुछ आवाज मेरे को आ रही है कि पाइथन किस में फॉल करता है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में। चलो ठीक है, ओके, मतलब इसका मतलब पाइथन में जब भी काम करना होगा अपने को क्या बनाना पड़ेगा, क्लास और ऑब्जेक्ट। अगर ऐसा होता तो अभी तक तो अपन ने ज्यादा कुछ किया नहीं है, लेकिन आपने देखा होगा अभी थोड़ी देर पहले मैंने थोड़ा सा आपको कुछ चला के दिखाया था, राइट। तो मैंने क्या लिखा, a = 10, कहां पे यहाँ पे क्लास है, कहां पे ऑब्जेक्ट है, कहीं पे कुछ नहीं है, तो इसका मतलब बिना क्लास और ऑब्जेक्ट के भी मैं काम कर पा रहा हूं। तो चलो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है या नहीं है मैं इस पे तो डिस्कस नहीं कर रहा हूं, बट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के अलावा भी ये कुछ और तो है। अदरवाइज तो जावा में आप ऐसा लिख ही नहीं सकते जैसा अपन ने अभी किया। जावा में कुछ भी लिखना तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, क्लास लिखना पड़ेगा, क्योंकि कौन सी लैंग्वेज है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। बिना क्लास लिखे आप कुछ कर ही नहीं सकते वहां पे, बट यहाँ पे ऑब्वियसली आप कर पा रहे हो, इसका मतलब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के अलावा भी कुछ और हो सकता है। तो मैं आपको एक आंसर देता हूं, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट बनता है। अगर आप बात करोगे पाइथन कौन से कैटेगरी की लैंग्वेज है, मैं आपको बोलूंगा चारों कैटेगरी। पाइथन फंक्शन ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी है, मतलब आप पाइथन में चाहो तो क्या लिख सकते हो, फंक्शन लिख सकते हो, अभी अपन देखेंगे फंक्शन कैसे लिखते हैं। ऑल पाइथन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी है, मतलब आप पाइथन में क्लास और ऑब्जेक्ट के थ्रू भी काम कर सकते हो। तीसरा पाइथन स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज भी है, आप पाइथन में स्क्रिप्ट भी लिख सकते हो। चौथा मॉड्यूलर भी, आप पाइथन में मॉड्यूल्स भी लिख सकते हो, राइट। चलो अभी अपन एक एक करके डिस्कस करेंगे तो आपको पता चलेगा एक्चुअली क्या होता है। तो पहला अपन डिस्कशन करेंगे किससे, फंक्शन ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से, कि पाइथन एज ए फंक्शन ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या कुछ होता है, राइट। तो कम से कम 7-8 दिन अपने को डिस्कस करना पड़ेगा रिगार्डिंग फंक्शन ओरिएंटेड, राइट। तो विल डिस्कस एक एक पॉइंट जहां पे मैं आपको बताऊंगा, जिसके बाद आप किसी भी लेवल के इंटरव्यू में रिप्रेजेंट करोगे, कोई क्वेश्चन बचेगा नहीं, और आपको हर एक क्वेश्चन का किस तरीके से आंसर देना है अपन उसको डिस्कस करेंगे, राइट। सो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है एक्चुअली, फंक्शन ओरिएंटेड और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड दोनों। क्योंकि फंक्शन ओरिएंटेड इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जनरली ये माना जाता है कि आप अपने एकेडमिक में सी लैंग्वेज का थोड़ा बहुत आइडिया तो आपको होगा ही, तो इसको कंपेयर किया जाता है पाइथन को किससे, सी से। और जब पाइथन को सी से कंपेयर करोगे तो किसके बेसिस पे कर सकते हो, फंक्शन ओरिएंटेड के बेसिस पे, क्योंकि पाइथन कैसा है, फंक्शन ओरिएंटेड भी हो सकता है, और सी तो कैसा आपका फंक्शन ओरिएंटेड है ही सही। तो हमेशा ऐसा कंपैरिजन होगा, पाइथन के फंक्शन में क्या कर सकते हो, सी के फंक्शन में क्या नहीं कर सकते हो, क्या इसमें एक्स्ट्रा है या क्या इसमें कम है। तो इसलिए ये
क्रिटिकल बनता है। यहाँ से इंटरव्यू में बहुत सारे क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। एक एक क्वेश्चन अपन टैकल करेंगे, भले वो आप फ्रेशर लेवल की बात करो या एक्सपीरियंस लेवल की बात करो, विल डिस्कस ईच एंड एवरीथिंग। सो पहले एक काम करते हैं अपन, इससे स्टार्ट करते हैं अपन फंक्शन ऑफ प्रोसीजर ओरिएंटेड से। उससे पहले आप एक कुछ चीजें लिखिए आपको। तो हमेशा अपन यही पैटर्न फॉलो करेंगे, पहले जब एक्सप्लेनेशन हो रहा है आपको पूरा इधर फोकस करना है, और उसके बाद एक एक चीज नोट्स फॉर्मेट में आपको लिखनी है खुद से। राइट, मैं यहाँ पे डिक्टेट करूंगा। इससे एडवांटेज ये है, यहाँ पे चीजों को समझना है, लिखते टाइम आपको फील करना है चीजों को, राइट, ताकि ऑब्वियसली आपको रिवीजन और ये स्टेप की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी, वो ज्यादा देर तक आप उसको पता कर रख सकते हो। राइट, जस्ट ऑब्जर्व हियर, जस्ट राइट इट डाउन, लिखिए आपको। 1 सेकेंड। ओके चलो, ओके लिखिए यहाँ पे। ओके, हेडिंग डालिए पहले, जनरल पॉइंट्स। जनरल पॉइंट्स के बारे में अपन डिस्कस करें स्टार्टिंग में। और यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट लिखिए। फर्स्ट पॉइंट, पाइथन इज डायनेमिक टाइप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। पाइथन इज डायनेमिक टाइप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। Python is dynamic type programming language. Right, second, Python is dynamic type programming language. Second, in Python as a programmer, we don't have to specify. In Python as a programmer, we don't have to specify. In Python as a programmer, we don't have to specify data type. In Python as a programmer, we don't have to specify data type. And on the basis of our provided value, Python will automatically consider. On the basis of our provided value, Python will automatically consider the data type. Python will automatically consider the data type. In Python as a programmer, we don't have to specify data type, and on the basis of our provided value, Python will automatically consider the data type. Python will automatically consider the data type. That's why Python comes under. That's why Python comes under dynamic type language. Python comes under dynamic type language. In Python as a programmer, we don't have to specify data type, and on the basis of our provided value, Python will automatically consider the data type. That's why Python comes under dynamic type language. ओके, नेक्स्ट तीसरा पॉइंट लिख लो, कीप इट इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग गलती करते हैं यहाँ पे आंसर देते टाइम। लिख लो, पाइथन लैंग्वेज कंटेन डेटा टाइप। पाइथन लैंग्वेज कंटेन डेटा टाइप, but as a programmer we cannot specify data type. Right, Python language contain data type, but as a programmer we cannot specify data type. तो data type होते हैं, लेकिन as a programmer आप specify नहीं कर सकते। फाइन, ओके, नंबर 4 लिखिए आप। Python comes under following categories. Python comes under following categories of programming language. Python comes under following categories of programming language. Python comes under following categories of programming language.
फर्स्ट वन, कैटेगरी नंबर फर्स्ट, फंक्शनल या प्रोसीजर ओरिएंटेड लैंग्वेज, फंक्शनल और प्रोसीजर ओरिएंटेड लैंग्वेज। सेकंड वन, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। नंबर थर्ड, स्क्रिप्टिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, स्क्रिप्टिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। एंड नंबर फोर्थ, मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो ये चारों कैटेगरी में फॉलो करता है एक्चुअली, फंक्शनल में भी, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में भी, स्क्रिप्टिंग में भी और मॉड्यूलर में भी। अब वन बाय वन अपने को सारी चीजें डिस्कस करने की रिक्वायरमेंट होगी एंड स्टार्ट करेंगे अपन फंक्शनल से। फाइन, ओके। देखो जैसा मैंने आपको बोला ना कि पाइथन लैंग्वेज में क्या होते हैं, डेटा टाइप होते हैं। तो अपन ये तरीका फॉलो नहीं करेंगे कि पहले मैं आपको क्या पढ़ाऊं, डेटा टाइप पढ़ाऊं, नहीं, क्योंकि एक्चुअल में इस तरीके से प्रॉब्लम ये है कि पहले अपन डेटा टाइप स्टार्ट करेंगे, इनका यूज तो आ नहीं रहा है, और जब यूज आ नहीं रहा है तो इनको आप क्या करोगे, वापस भूल जाओगे, राइट। तो जो पैटर्न अपन फॉलो करेंगे, हर एक चीज को अपन तब पढ़ेंगे एक्चुअली जब उसकी रिक्वायरमेंट जनरेट होगी, और जब रिक्वायरमेंट जनरेट होगी तब पढ़ोगे तो आप अच्छे से रिलेट कर पाओगे कि चीज पढ़ने की रिक्वायरमेंट क्यों है एक्चुअली, राइट। इसको पढ़ने से आप क्या अचीव कर सकते हो। और अगर आप इस तरीके से फील करते हो पढ़ोगे, आप एक चीज को दूसरे से रिलेट कर पाओगे और आप उसको भूलने नहीं वाला एक्चुअली, राइट। तो अपन ऐसा कुछ भी स्ट्रेटेजी फॉलो नहीं करेंगे जिसमें आपको याद रखने की रिक्वायरमेंट पड़े, क्योंकि कल मैं आपको ऑलरेडी बोल चुका हूं कि अपना इंटेंशन इस पूरे बैच से आपका भी नहीं होना चाहिए। कल के सेशन के बाद इंटेंशन ये नहीं है खाली कि आपको एक जॉब चाहिए या आपको पाइथन आती है ऐसा बोलना है। एक्चुअली अपना जो इंटेंशन है वो है यू आर एक्सपर्ट इन पाइथन, राइट। मतलब वो जो जर्नी है 0% रिजेक्शन की वो अचीव करनी है। तो उसके लिए आप चीजें याद रख के काम नहीं हो सकता आपका, क्योंकि आप याद रखने जाओगे तो इतनी सारी चीजें आप याद नहीं रख पाओगे, राइट। उसके लिए ऑब्वियसली आपको चीजों को रिलेट करना पड़ेगा, फील करना पड़ेगा कि चीज को मेरे को पढ़ना क्यों, क्या रिक्वायरमेंट है। तो पूरा पैटर्न अपन इस तरीके से चलाएंगे कि जब जिस चीज की रिक्वायरमेंट आएगी उस चीज को अपन देखेंगे, ताकि आप उसके साथ ज्यादा अटैच फील कर सकते हो, ज्यादा अच्छे से उस चीज को समझ सकते हो, राइट। चलो देन पहला अपन स्टार्ट करेंगे यहाँ पे फंक्शनल या प्रोसीजर ओरिएंटेड लैंग्वेज। फंक्शनल या प्रोसीजर ओरिएंटेड लैंग्वेज क्या होता है? ऑब्वियसली ऐसी लैंग्वेज जिसमें आप क्या लिख सकते हो, फंक्शन लिख सकते हो। जैसे सी लैंग्वेज, सी में आप क्या कर सकते हो, फंक्शन लिख सकते हो। तो अगर मैं आपको बोल रहा हूं कि पाइथन फंक्शन ओरिएंटेड लैंग्वेज है, इसका मतलब आप पाइथन में क्या कर सकते हो, फंक्शन लिख सकते हो। अब सवाल ये कैसे लिखते हैं फंक्शन, और उससे भी पहला सवाल ये है क्या जरूरत है फंक्शन लिखने की, राइट। चलो अपन देखते हैं, आराम से देखना, मैं आपको एक स्टोरी समझा रहा हूं और उसकी हेल्प से आपको हमेशा ये पता रहेगा फंक्शन क्या होता है, फंक्शन से क्या एडवांटेज। आपको एक भी चीज याद रखने की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी। जस्ट ऑब्जर्व हियर, देखो जस्ट आप ये 15-20 मिनट के लिए समझना, पूरे फंक्शन में आपको पता होगा हमेशा, वेदर आपने सी में पढ़ा होगा फंक्शन क्या होता है नॉल, पूरा एस्पेक्ट अभी आपका चेंज होने वाला, राइट। जस्ट ऑब्जर्व, ये सपोज करो, मान लो मैं एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ, राइट। मेरे को कोई एक प्रोजेक्ट पे काम करना है और उसमें सपोज जैसे मैं प्रोग्रामिंग कर रहा हूँ, मैं कोड लिख रहा हूँ पाइथन में। सपोज ये कोई प्रोजेक्ट है, इसमें मैं कोड लिख रहा हूँ, कोई प्रोग्राम है इसमें मैं कोड लिख रहा हूँ, राइट। मान लो मैंने कोड लिखना स्टार्ट किया, राइट। अब मेरे को मान लो यहाँ पे रिक्वायरमेंट आई, कुछ लाइन मैंने लिखी, उसके बाद मेरे को रिक्वायरमेंट आई क्या, लेट्स सपोज मेरे को इस प्रोग्राम में पीडीएफ डाउनलोड करना है, राइट। सपोज जैसे पीडीएफ डाउनलोड करना है तो क्या करना पड़ेगा, मेरे को पीडीएफ डाउनलोड करने का कोड लिखना पड़ेगा, राइट। सपोज मैंने यहाँ पे मेरी रिक्वायरमेंट आई, मैंने लिख दिया पीडीएफ डाउनलोड करने का कोड। सपोज करो ये पीडीएफ डाउनलोड करने का जो कोड है ना, ये कितने लाइन का है, मान लो ये 500 लाइन का। तो मैंने यहाँ पे 500 लाइन का कोड लिखा और इसकी वजह से इस स्टेज पे क्या डाउनलोड हो जाएगा, पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगा। मान लो सपोज मैं आगे काम कर रहा हूँ उसी प्रोग्राम में, एक और जगह रिक्वायरमेंट आई कि मेरे को क्या डाउनलोड करना है, पीडीएफ डाउनलोड करना है, राइट। तो मैंने क्या किया, वापस से पीडीएफ को डाउनलोड करने का कोड लिखा। एक्चुअली कितने लाइन का कोड है ये, 500 लाइन का, वापस से 500 लाइन का कोड लिखा और इस स्टेज पे भी मेरा क्या डाउनलोड हो रहा है, पीडीएफ डाउनलोड हो रहा है, कोई दिक्कत है नहीं। मान लो थोड़ी देर के बाद वापस से रिक्वायरमेंट आई कि मेरे को पीडीएफ डाउनलोड करना है, वापस से मैंने जो पीडीएफ डाउनलोड का कोड है वो यहाँ पे लिखा और मेरा प्रोग्राम सही चल रहा है, तीनों बार क्या हो रहा है, पीडीएफ डाउनलोड हो रहा है। ऐसे ऐसे करके मान लो सपोज करो 50 जगह पे पीडीएफ डाउनलोड करने की रिक्वायरमेंट पड़ी मेरे को, और मैंने 50 जगह पे क्या किया, एक्चुअली हर बार ये कोड लिखा पीडीएफ डाउनलोड करने का और मेरा काम हो रहा है बिल्कुल सही से, पूरा प्रोग्राम चल रहा है, राइट। सपोज करो इस पूरे प्रोग्राम का लेंथ कितना, कितनी लाइन का अपन ने कोड लिखा इस प्रोग्राम में, सपोज इस पूरे प्रोग्राम में 40,000 लाइन का अपन ने कोड लिखा, राइट। 40,000 लाइन ऑफ कोड अपन ने यहाँ पे लिखा।
और पूरा प्रोग्राम अपना प्रोजेक्ट पूरा प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है, जो भी अपने रिक्वायरमेंट है उसको ये सेटिस्फाई कर रहा है, प्रॉपर चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं, राइट। आराम से लिखना। अगर इसमें इस 40,000 लाइन में अगर अपन देखें पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए कितनी लाइन का अपन ने कोड लिखा है, देखो टोटल कितनी जगह पे आपको पीडीएफ डाउनलोड करने का काम पड़ रहा है, 50, राइट। और हर एक जगह पे जब डाउनलोड करने का काम पड़ रहा है आपने कितनी लाइन का कोड लिखा, 500 लाइन का, तो 50 × 500 मतलब टोटल अगर आप बात करोगे 25,000 लाइन का कोड आपने इसके लिए लिखा है पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए, और बाकी का 15,000 लाइन का कोड आपने दूसरे काम के लिए लिखा है, और ओवरऑल आपने ये प्रोजेक्ट को बना लिया। ये पहला तरीका है, इस पहले तरीके से आपने इस प्रोजेक्ट को बना लिया, कोई दिक्कत है नहीं, बिल्कुल सही काम कर रहा है, जो भी आपको इससे रिक्वायरमेंट थी वो फुलफिल कर रहा है। मान लो दूसरा तरीका मैं आपको बताता हूँ और फिर आप बताना दोनों में से कौन सा तरीका बेस्ट है। मेरे को लगा कि देखो क्या हो रहा है ना, एक्चुअली ये पीडीएफ डाउनलोड करने का कोड मेरे बार बार काम में आ रहा है। कितनी बार काम में आ रहा है? 50 बार काम में आ रहा है। मैंने क्या किया ना, इस पीडीएफ डाउनलोड करने के कोड को एक बॉक्स में बंद कर दिया, एक बॉक्स बनाया, इस बॉक्स में मैंने पीडीएफ डाउनलोड करने का कोड लिख लिया। ये कितनी लाइन का कोड है? 500 लाइन का, मैंने लिख लिया एक बॉक्स में। अब मैं इस प्रोजेक्ट पे काम करना स्टार्ट कर रहा हूं, मैं इस प्रोजेक्ट पे काम करना स्टार्ट कर रहा हूं। ऑब्जर्व करना, मैंने कुछ लाइन का कोड लिखा, उसके बाद मेरे को जरूरत पड़ी किसकी? पीडीएफ डाउनलोड करने की। जैसे मेरे को जरूरत पड़ी पीडीएफ डाउनलोड करने की, मैं क्या करूंगा, मेरे को पता मेरे पास एक बॉक्स है जो क्या कर रहा है, पीडीएफ डाउनलोड करने का काम कर रहा है, तो मैं इस बॉक्स को बुलाऊंगा यहाँ पे कि तेरी जरूरत होगी मेरे को, राइट। तो मैं इस बॉक्स को बुलाता हूँ, ये बुलाया मैंने बॉक्स को। देखो बॉक्स बुलाने के लिए कितनी लाइन का कोड होता है? एक लाइन का, राइट। तो ये एक लाइन के कोड में मैंने बॉक्स को बुलाया। बॉक्स को बुलाने का मतलब कौन आएगा? ये 500 लाइन आएगी, क्योंकि बॉक्स में पड़ा क्या है? 500 लाइन का कोड। और अगर ये 500 लाइन आ गई तो यहाँ पे क्या डाउनलोड हो जाएगा? पीडीएफ, जो कि मेरी रिक्वायरमेंट थी, राइट। आगे जैसे मेरे को वापस जरूरत पड़ी, वापस से मैंने इस बॉक्स को कॉल किया, कॉल करने के लिए एक लाइन का कोड, वापस से ये बॉक्स आ गया और मेरा काम जो भी यहाँ पे पीडीएफ डाउनलोड करना था वो हो गया। ऐसे ऐसे करके कितनी जगह पे रिक्वायरमेंट पड़ रही थी मेरे को? 50 जगह पे। तो हर एक जगह पे एक्चुअल में मैं क्या कर रहा हूँ? बॉक्स कॉल कर रहा हूँ। एक लाइन में बॉक्स कॉल हो रहा है, तो कितनी लाइन लगेगी? 50 लाइन। देखो आराम से देखना, इसमें 15,000 लाइन एक्स्ट्रा थी, वो 15,000 लाइन एक्स्ट्रा तो यहाँ पर भी होने वाली है, पहली चीज। दूसरी चीज, हाँ, पीडीएफ के लिए एक बार आपने ये 500 लाइन का कोड लिखा, 500 ये हो गया, प्लस इस बॉक्स को कितनी बार आपने कॉल किया? 50 बार। हर एक बार कॉल करने के लिए कितनी लाइन का कोड? एक लाइन का, तो 50 बार करने के लिए कितनी लाइन का कोड? 50 लाइन का प्लस 50। ओवरऑल अगर कैलकुलेशन करोगे तो कितना हो गया? ये हो गया 1500, 550। देखो दूसरे वाले अप्रोच में वही काम जो आपने पहले वाले में किया है वो कितनी लाइन में हो गया? 15,550 लाइन में। पहले वाले में वही काम कितनी लाइन में हो रहा था? 40,000 में, राइट। अगर आप देखोगे दोनों में से, अगर मैं आपको बोलूं दोनों में से कौन सी अप्रोच आप फॉलो करना पसंद करोगे, फर्स्ट वन या सेकंड वन? ऑब्वियसली सेकंड वन, क्योंकि इसमें लाइन ऑफ कोड क्या हो रहा है? कम हो रहा। कम लाइन ऑफ कोड में आप सेम काम को कर पा रहे हो, राइट। तो पहले अगर मैं आपको बोलूं, अब अगर मैं आपको इस पूरी स्टोरी में ये बताऊं कि ये जिस बॉक्स की आप बात कर रहे हो ना, ये बॉक्स कुछ नहीं है, ये बॉक्स क्या है? फंक्शन। चलो अब अगर मैं आपको ये बोलूं कि जो ये बॉक्स आपने यूज किया है बॉक्स फंक्शन है, और इसको सोच के आपको मैं डेफिनेशन बनानी है फंक्शन की, मैं आपको बोलूं व्हाट इज फंक्शन, आप क्या डेफिनेशन दोगे? तो याद मत करो डेफिनेशन को, जो आप आज तक करते आओ तो मत करो इस तरीके से, क्योंकि याद आप नहीं कर सकते। आप रिलेट करो, अब इस बॉक्स को मैं बोल रहा हूं फंक्शन, तो इससे क्या डेफिनेशन बनाओगे आप? अच्छा एक बार बताओ, चलो धीरे धीरे इसको पार्टीशन में तोड़ते हैं, आप खुद से बना पाओगे। एक बार बताओ क्यों बनाया मैंने ये बॉक्स? कुछ चीज थी जो बार बार काम में आ रही थी, तो मैंने क्या किया? उसको लेकर एक बॉक्स बना दिया। अब जब भी बॉक्स की जरूरत पड़ रही मैं इसको क्या कर रहा हूं? कॉल कर रहा हूं। अगर मैं जो भी चीज बार बार काम में आ रही थी उसके लिए बॉक्स नहीं बनाता तो दिक्कत क्या थी? बार बार वो लिखना पड़ता और उसकी वजह से लाइन ऑफ कोड क्या हो रहा था? बढ़ रहा था। बॉक्स बनाने से वो लाइन ऑफ कोड क्या हो गया? कम हो गया। तो व्हाट इज फंक्शन? ऑब्जर्व, अगर कोई कोड आपका बार बार काम में आ रहा है तो हर बार उस कोड को लिखने की बजाय उस कोड को आप एक बॉक्स में बंद कर दो, और जब भी उस बॉक्स की जरूरत पड़ा बॉक्स को कॉल कर लो, राइट। तो इस पूरे प्रोसेस में जो बॉक्स है वो क्या है? फंक्शन, राइट। अगर इंग्लिश में बोलना हो तो if some piece of code is repeatedly required, then it is not recommended to write each and every time that code, because due to this length of the code will increase. So it is recommended to enclose that code in a box, and as per our requirement we can call that box. This box is nothing but a function, right? तो now पूरा आप practically relate कर पा रहे हो कि function क्या होता है। आप इसको अगर डेफिनेशन फॉर्म में याद रखने जाओगे तो फिर आप इसको भूलोगे, आप इसको रिलेट करोगे तो मुझे लगता है आप इसको भूलने वाले हो, राइट। चलो अब डायग्राम आपके सामने,
अब मेरे को आप बताओ, आपने ये तो बोल दिया कि सेकंड अप्रोच बेटर है फर्स्ट से, तो आप मेरे को बताओ क्या एडवांटेज है सेकंड अप्रोच के, या फिर क्या डिसएडवांटेज है फर्स्ट अप्रोच। एक तो चलो मैंने मान लिया कि लाइन ऑफ कोड पहले वाले में ज्यादा है, दूसरे वाले में लाइन ऑफ कोड क्या हो रहा है, कम हो रहा है। इसके अलावा इस डायग्राम को देख के और कुछ आपको लग रहा है क्या? ओके, तो जो लोग ये बोल रहे हैं कि टाइम, चलो आप बताओ किसमें टाइम ज्यादा लगेगा, पहले वाले में दूसरे वाले में? ओके, जो लोग ये बोल रहे हैं कि पहले वाले में ज्यादा टाइम लगेगा, अब बिल्कुल गलत है। एक्चुअली दोनों में टाइम सेम लगने वाला, कोई फर्क है नहीं टाइम का। क्यों? क्योंकि देखो ऑब्जर्व करो, आप जब इसको चलाओगे ना इस वाले को, तो ये लाइन चल गई, अभी बॉक्स आया तो बॉक्स पूरा चलेगा। बॉक्स पूरा चलने का मतलब ये 500 लाइन पूरी चलेगी, यहां पर भी बॉक्स आएगा तो पूरी 500 लाइन चलेगी। तो ये लाइन तो हमेशा चलने वाली है, राइट? क्योंकि बॉक्स को बुलाने का मतलब क्या होता है, क्योंकि अगर इस कोड से पीडीएफ डाउनलोड हो रहा है तो इस कोड को तो चलना ही पड़ेगा। पहले आप कैसे चला रहे थे, उसको वहीं पे लिख के चला रहे थे, अब आप कैसे चला रहे हो, उसको बॉक्स में बंद कर दिया, बॉक्स को कॉल करके चला रहे हो। लेकिन कैसे ही करो, चलना तो इसको है ही सही, तो टाइम उतना ही लगने वाला है। इसमें भी कितनी लाइन चल रही है 40,000, इतने भी कितनी लाइन चल रही है 40,000, टाइम तो उतना ही लगने वाला है, टाइम का कोई इंपैक्ट है नहीं यहाँ पे। ओके, देखो ऑब्जर्व हियर, देयर आर मल्टीपल फैक्टर्स जो यहाँ पे आप सोच सकते हो खाली इस डायग्राम से। देखो पहला फैक्टर मैं आपको बताता हूँ, पहला फैक्टर तो ये लाइन ऑफ कोड क्या होगा, कम होगा, राइट? दूसरे वाले में लाइन ऑफ कोड कम है। एक बात ध्यान रखना, एक चीज जो डायरेक्टली रिलेटेड है लाइन ऑफ कोड से आपके, राइट, और इंडस्ट्री में उसका बहुत बड़ा इंपैक्ट है। एक्चुअली क्लासरूम स्टैंडर्ड पे कोई इंपैक्ट है नहीं, पर इंडस्ट्री में बहुत बड़ा इंपैक्टर वो है रीडेबिलिटी। अब क्या होता है रीडेबिलिटी, मैं सिंपल पहले आपको बताता हूँ। तो इंडस्ट्री का वर्ड है रीडेबिलिटी, उसमें होता क्या है, जैसे आप इंडस्ट्री में जाओगे मुझे लगता है पहले 1-2 दिन में आप हर दिन सुनोगे रीडेबिलिटी रीडेबिलिटी, इतना मैटर करता है। क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। अगर आपने कोई कोड लिखा है, राइट, अगर आपके अलावा उस कोड को कोई और समझना चाहता है, अगर उसको ज्यादा टाइम लग रहा है, तो इसका मतलब आपके कोड की रीडेबिलिटी क्या है, डाउन है, कम है। और अगर आपने कोई कोड लिखा है, आपके अलावा कोई दूसरा पर्सन उसको समझना चाहता है और वो उसको इजीली समझ पा रहा है, इसका मतलब आपके कोड की रीडेबिलिटी क्या है, अच्छी है। अब इंडस्ट्री में रीडेबिलिटी इतनी मैटर क्यों करती है, मैं आपको बताता हूँ। रीडेबिलिटी इसलिए मैटर करती है इंडस्ट्री में क्योंकि एक्चुअली क्लासरूम पे क्या करते हो ना आप, आपने ही कोड लिखा, आपको ही समझना है, आपको ही चलाना है, सब कुछ किसको करना है, आपको ही करना है, किसी दूसरे को समझने की जरूरत है ही नहीं। बट इंडस्ट्री में जब काम होता है तो एक प्रोजेक्ट पे कितने लोगों की टीम काम करती है, 100, 200, 500, राइट? तो सपोज आपके प्रोजेक्ट पे 100 लोगों की टीम काम कर रही है, तो आपने कुछ कोड लिखा तो वो दूसरे को समझना भी पड़ेगा, दूसरे ने जो लिखा वो आपको भी समझना पड़ेगा, क्योंकि अल्टीमेटली आप काम तो एक ही प्रोजेक्ट पे कर रहे हो। तो कभी ना कभी उसने जो कोड लिखा उसकी रिक्वायरमेंट आपको पढ़ने वाली है, और उसकी रिक्वायरमेंट जब पड़ेगी तो उसने क्या कोड लिखा पहले आपको वो समझना पड़ेगा। तो अगर मान लो रीडेबिलिटी कम है तो इसका मतलब दूसरे को समझने में क्या लगेगा, ज्यादा टाइम, और अगर ज्यादा टाइम लगेगा तो ये हर एक डेवलपर का जो उस प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है उसमें उसका क्या होने वाला है, टाइम वेस्ट होने वाला है। मतलब हो सकता है वो काम एक दिन में हो जाता, लेकिन एक दिन की जगह कितने दिन में हो रहा है, 2 दिन में हो रहा है। तो अगर एक दिन का काम 2 दिन में हो रहा है, क्यों? क्योंकि दूसरे ने जो लिखा वो समझ नहीं पा रहे, क्यों? क्योंकि रीडेबिलिटी कम है। तो एक दिन की सैलरी कंपनी को आपको क्या देनी पड़ रही है, फ्री में देनी पड़ रही है, राइट? दिस इज ह्यूज लॉस एक्चुअली। इसीलिए जब भी इंडस्ट्री में काम होता है रीडेबिलिटी एक प्राइम फैक्टर है जिसपे काम होता है, राइट? हमेशा आप रीडेबिलिटी को बढ़ाने की सोचोगे कि आपके कोड की रीडेबिलिटी क्या होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए। एक और बात मैं आपको बताता हूं, देखो जैसे रीडेबिलिटी अच्छी होनी चाहिए, लाइन ऑफ कोड और रीडेबिलिटी हमेशा पैरेलल में चलता है। अगर लाइन ऑफ कोड कम है तो रीडेबिलिटी ऑब्वियसली क्या होने वाली है, अच्छी, क्योंकि एक मैं आपको बोलूं 10 लाइन का कोड समझना है, एक मैं आपको बोलूं 100 लाइन का कोड समझना है, इसमें कम टाइम लगेगा 10 लाइन को समझने में, तो दैट्स द रीडेबिलिटी, राइट? क्योंकि ऑब्वियसली इसकी रीडेबिलिटी अच्छी है। यहाँ पे देखो एक बार मैंने ये 500 लाइन का कोड समझ लिया, मेरे को समझ में आ गया, इसकी वजह से क्या हो रहा है, पीडीएफ डाउनलोड हो रहा है। अब मेरे को बार बार देखने की रिक्वायरमेंट नहीं है उसको, बट यहाँ पे मेरे को बार बार देखना पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है 500 में से कुछ एक लाइन यहाँ पे अलग है या एक लाइन यहाँ पे अलग है, क्योंकि मेरे को चेक करना पड़ेगा कि सारा का सारा सेम है या फिर कुछ अलग अलग लिख रखा है। तो उसको समझने में ऑब्वियसली क्या होगा, ज्यादा टाइम कंज्यूम होगा। तो रीडेबिलिटी जैसे जैसे लेंथ ऑफ कोड बढ़ती है, रीडेबिलिटी ऑटोमेटिक आपका क्या हो जाता है, डाउन। और इंडस्ट्री में काम कर रहे हो तो रीडेबिलिटी हमेशा आपको कंसीडर करके चलना है, राइट? अब एक चीज मैं आपको और बता दूं, कितना बड़ा फैक्टर है। एक चीज तो मैंने आपको बताया क्यों इतना मैटर करता है, क्योंकि ऑब्वियसली एक प्रोजेक्ट में मल्टीपल लोगों की टीम काम करती है, तो एक को दूसरे का कोड समझना बहुत कॉमन चीज है। दूसरा, सपोज करो मान लो आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो, एबीसी कंपनी में, आपने ये कोड लिखा, अब देखो आप लाइफ टाइम तो उस कंपनी में काम नहीं करने वाले, कभी ना कभी तो आप उस कंपनी को छोड़ोगे,
जब आप उस कंपनी को छोड़ोगे तो आपकी जगह कंपनी किसी दूसरे को हायर करेगी। अब किसी दूसरे को कंपनी लेके आएगी तो आपने जो कोड कर रहे थे उस पर उसको काम करना है, तो उसको काम करने के लिए पहले आपने जो किया वो समझना तो पड़ेगा। तो अब वो समझने में उसको कितना टाइम लगता है अगेन मैटर करेगा। मान लो आपने कोड बिल्कुल गलत तरीके से कर रखा है तो उसको समझने में ज्यादा टाइम लगेगा। अब मान लो उसको समझने में एक जो काम वो 10 दिन में समझ सकता था, अगर वो समझने में उसको 1 महीने का टाइम लग रहा है, तो ये जो बाकी के बचे हुए 20 दिन है उसकी सैलरी अननेसेसरी कंपनी को उस पर इन्वेस्ट करनी पड़ रही है, राइट। और सैलरी मैटर नहीं करता, मैं आपको चीज बताता हूँ वो मैटर करता है एक्चुअली। जैसे मैंने आपको कल भी एक एग्जांपल दिया था, मैं आपको वापस एग्जांपल देता हूँ। इसलिए आप क्लासरूम छोड़िए, पूरा तरीके से इंडस्ट्री पर्सपेक्टिव से सोचिए। जस्ट ऑब्जर्व, जैसे मान लो कल मैंने आपको एग्जांपल दिया था, मैं उसी के साथ कंटिन्यू करता हूँ। सपोज अमेजन की साइट है, राइट। मान लो ये चल रही है, चलते चलते कुछ इशू आ गया, जैसे सर्वर डाउन गया, कुछ भी इशू आ गया, राइट, कुछ प्रॉब्लम आ रही है। अब देखो प्रॉब्लम आ गई है तो ठीक है, अब इस प्रॉब्लम को कितना जल्दी आप सॉल्व कर सकते हो ये मैटर करता है। क्योंकि अगर आप इस प्रॉब्लम को 5 सेकंड में सॉल्व करोगे तो 5 सेकंड का ही लॉस होगा आपको। अगर आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में आपने 5 दिन लगा दिए तो 5 दिन का लॉस होने वाला है। अब 5 दिन में कितना बड़ा लॉस हो सकता है, इवन 5 सेकंड में भी कितना बड़ा लॉस हो सकता है, यू कैन इमेजिन, राइट। तो जब भी कोई इशू आता है उसको क्विकली आपको क्या करना पड़ेगा, फिक्स करना पड़ेगा। अब पहले इशू फिक्स करने से पहले आपको समझना पड़ेगा इशू क्यों आ रहा है, राइट। जो कोड आपने लिखा उसमें इशू क्यों आ रहा है उसको आपको समझना पड़ेगा। अगेन समझने के लिए क्या मैटर करेगा, रीडेबिलिटी अच्छी है जल्दी समझ पाओगे, रीडेबिलिटी अच्छी नहीं है समझने में क्या लगने वाला है, टाइम लगने वाला है, तो हर एक एंगल से लॉस होने वाला है, राइट। तो इसीलिए इट इज वन ऑफ द प्राइम फैक्टर जो आपको कंसीडर करके चलना जब भी आप इंडस्ट्री की बात करते हो, क्या, रीडेबिलिटी, राइट। तो फर्स्ट थिंग क्या होगा, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट क्या बोलने की रिक्वायरमेंट है कि फंक्शन की वजह से क्या होने वाला है। देखो ये हर कोई बोलेगा, मैं आपको आंसर देने का तरीका बताता हूँ। अगर आपको पूछा जाए फंक्शन का एडवांटेज क्या है, देखो हर कोई इसको इस तरीके से आंसर देगा। फर्स्ट एडवांटेज, लाइन ऑफ कोड फंक्शन क्या करेगा, कम करेगा। देखो अगर आपने ऐसा बोला लाइन ऑफ कोड कम करेगा, नॉर्मल आंसर दिया, पहली बात तो आपसे पहले ऐसा बहुत लोगों ने आंसर दिया होगा। दूसरी बात, आपने उस क्वेश्चन को वहीं पे खत्म कर दिया, अगला क्वेश्चन यहां से जनरेट हो ही नहीं सकता, राइट। आप किस तरीके से आंसर करो, फंक्शन की वजह से लाइन ऑफ कोड कम होने वाला है और उसकी वजह से रीडेबिलिटी बढ़ने वाली है। अब वो पूरा थ्रू आउट जितने भी आपसे पहले लोगों ने इंटरव्यू दिया होगा किसी ने रीडेबिलिटी को मेंशन नहीं किया होगा। इवन सामने वाला इंटरव्यूअर आपसे फ्रेशर लेवल पे एक्सपेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि उसको पता आपने क्लासरूम स्टैंडर्ड पे काम किया, अभी तक आपने इंडस्ट्री में काम किया ही नहीं, तो आपको नहीं पता रीडेबिलिटी क्या होता है। क्योंकि जैसा मैंने बोला है क्लासरूम पे रीडेबिलिटी मैटर नहीं करता है। जैसे आपने नाम लिया इमीडिएटली उसका दिमाग स्पार्क करेगा, अच्छा मतलब आप थोड़ा इंडस्ट्री के टच में भी हो, अब उसकी एक्सपेक्टेशन बढ़ जाएगी। अब अच्छे लेवल के क्वेश्चन आपके पास आने वाले, प्लस यहाँ से दूसरा क्वेश्चन भी आपने जनरेट कर लिया, व्हाट इज रीडेबिलिटी, राइट। तो आप चीजों को अगेन एक्सप्लेन कर सकते हो। तो डिपेंड करेगा, अगर आपको वो क्राउड से अलग होना है तो फिर हर एक मोमेंट पे आंसर कैसे करना है वो आपको बदलना पड़ेगा। आपको सामने वाले को प्रूव करना पड़ेगा कि आप फ्रेशर नहीं हो या लिटरली एक्सपर्ट ओवर दिस एरिया। तो हर एक क्वेश्चन पे मैं आपको बताने वाला हूँ किस तरीके से आपको आंसर करना है। सो ये तो पहला एडवांटेज हो गया। चलो लाइन ऑफ कोड कम होगा तो क्या बढ़ेगा, रीडेबिलिटी। व्हाट इज द सेकंड एडवांटेज, सेकंड एडवांटेज ये है, मान लो अभी तो आपका ये सही चल रहा है, राइट। कल को मान लो अभी आपके पीडीएफ में कितने कॉलम है, सपोज जो पीडीएफ बन के आ रहा है ना उसमें 4 कॉलम है, एक नेम है, एज है, कॉन्टेक्ट नंबर है और एड्रेस है, सपोज 4 कॉलम है। कल को मान लो एक और चीज आती है, एक 5वां कॉलम और ऐड करना है, फादर नेम और ऐड करना, सपोज को, राइट। ऑब्जर्व करना, हर एक पीडीएफ जहां पे डाउनलोड हो रहा है वहां पे फादर नेम और ऐड करना है। तो फादर नेम अगर और ऐड करना है, इसका मतलब जो पीडीएफ डाउनलोड कर रहा है उसके कोड में आपको क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। अब अगर पहले वाले तरीके से आपने काम किया है और अगर आप चेंज करने जाओगे, कितनी जगह पे आपको चेंज करना पड़ेगा, 50 जगह पे, क्योंकि हर एक जगह पे आपने पीडीएफ डाउनलोड करने का कोड अलग से लिख रखा है। हर एक जगह जाके आपको क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा, तब जाके वो जो नया काम है वो आपका होने वाला है। अब इतनी जगह जाके अगर आप चेंज करोगे तो क्या होने वाला है, टाइम लगेगा ऑब्वियसली, राइट। तो अगेन इट इज अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, राइट। यहाँ पे अगर मैं आपको बोलूं कि चेंज करना है, मुझे पता है कितनी जगह पे काम आ रहा है, 50 जगह पे, लेकिन 50 की 50 जगह पे कोड आ कहां से रहा है, यहीं से, इसी बॉक्स को अपन क्या कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं। तो मैंने इसमें चेंज कर दिया तो ऑटोमेटिक सब जगह क्या हो जाएगा, चेंज, क्योंकि हर कोई इस बॉक्स को कॉल कर रहा है। अब इस बॉक्स में चेंज कर दिया तो चेंज वाला बॉक्स आने वाला है, और चेंज वाला बॉक्स आने वाला मतलब सब जगह ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो इसका मतलब अगर आप फंक्शन के तरीके से काम करते हो, इन फ्यूचर अगर आपको मॉडिफिकेशन करना पड़ा, जो कि बहुत सिंपल है एक्चुअली, आप इंडस्ट्री में देखोगे ना तो आपको पता है, जैसे जैसे आपने अगर नोटिस किया हो, देखो अमेजन की साइड पे आए हुए ज्यादा टाइम हुआ नहीं, या पेटीएम देख लो, जब पेटीएम मार्केट में आया तो उसके पास कितने ऑप्शन थे, बहुत लिमिटेड ऑप्शन थे।
आज कितने ऑप्शन, आप ये भी कर सकते हो, वो भी कर सकते हो, वो भी कर सकते हो, तो मतलब चीजें धीरे धीरे हमेशा बढ़ती जाती है, राइट। तो इसका मतलब कोई काम आप करोगे तो फिक्स तो है ही नहीं, उसको बढ़ाना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा, और जब चेंज करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा, और अगर आपने पहली तरीके से काम किया है तो ये बहुत ही हैक्टिक होने वाला आपके लिए, अगर आपने दूसरे तरीके से काम किया है ये बहुत ही इजी होने वाला आपके लिए, राइट। दैट्स द सेकंड थिंग, मतलब मॉडिफिकेशन करना क्या हो जाएगा आपके लिए, इजी हो जाएगा अगर आप सेकंड तरीके से काम करोगे। पहले तरीके से करोगे तो मॉडिफिकेशन आपके लिए डिफिकल्ट होगा, राइट। तीसरा देखो, मान लो यहाँ पे 50 जगह पे चेंज करना है, सपोज आपने 49 जगह पे तो कर दिया, गलती से एक जगह पे नहीं किया, राइट। तो अभी आपको सारा कुछ कंसीडर करना पड़ेगा, मतलब इसको मेंटेन करना बहुत डिफिकल्ट है, आपको एक एक चीज वेरीफाई करनी पड़ेगी, सब जगह हुआ है या नहीं हुआ है, राइट। एक और मैं आपको इंडस्ट्री एस्पेक्ट से बताता हूँ, देखो सारा मैं एक डायग्राम देख के बता रहा हूँ, एक और इंडस्ट्री एस्पेक्ट से मैं आपको एक चीज बताता हूँ, पता है क्या, एक्चुअली जब आप इंडस्ट्री में जाओगे तो वहां पे टीम डिवाइड होती है, जैसे अभी मैं आपके लेवल पे अगर हायरार्की बताऊं ना, तो एक जो पहली टीम होती है वो एक्चुअल में, चलो मैं यहाँ पे बताता हूँ आपको, ऑब्जेक्ट है या अगर एक आप देखोगे ना तो एक टीम होती है, आपने नाम भी सुना होगा, एक होती है डेवलपर टीम, जो कि कोड लिखने का काम करेगी, और डेवलपर टीम ने कोई कोड लिखा है, वो कोड डायरेक्ट कभी क्लाइंट के पास नहीं जाने वाला, राइट। पहले ऑब्वियसली वो टेस्ट होगा, और टेस्ट होने के लिए एक और डेडिकेटेड टीम होती है जिसको बोलते हैं टेस्टिंग टीम। तो डेवलपमेंट टीम ने कुछ भी काम किया है वो फॉरवर्ड किसके पास होगा, टेस्टिंग टीम के पास। टेस्टिंग टीम उसको जज करेगी कि वेदर वो काम प्रॉपर चल रहा है या नहीं चल रहा है। अगर टेस्टिंग टीम को कहीं भी प्रॉब्लम लगा तो वो वापस से बग रेज करेगी कि ये बग है, ये दिक्कत है, और वापस किसको देगी, डेवलपर को। वापस से डेवलपर उस बग को सॉल्व करेंगे, वापस से देंगे टेस्टिंग टीम। जब तक इनको बग मिलती रहेगी ये साइकिल चलता रहेगा। जैसे इनको बग नहीं मिली, मतलब प्रॉपर जैसा होना चाहिए था वैसा ही है, अब ये आगे फॉरवर्ड होने वाला जो भी क्लाइंट है वो, राइट। सो ऑब्जर्व करना, अगर मान लो जो पहले तरीके से आपने काम किया है वहां पे सपोज आपके पीडीएफ में कुछ चेंज करना है, राइट, कितनी जगह पे चेंज करना पड़ेगा, 50 जगह पे। तो टेस्टिंग टीम को कितनी जगह पे चेक करना पड़ेगा, 50 जगह पे, कि हर एक जगह पे पीडीएफ में एक्स्ट्रा कॉलम ऐड हो गया या नहीं, राइट। मान लो एक जगह पे चेक करने में फॉर एन एग्जांपल 2 मिनट का टाइम लगता है, 50 जगह पे टेस्ट करने में कितना टाइम लगेगा टेस्टिंग टीम को, 100 मिनट का टाइम लगेगा। उसके बाद ही वो ये बोल सकते हैं कि भाई सब कुछ प्रॉपर है। अगर आपने दूसरे वाले तरीके से काम किया है तो अपन बोलेंगे कि भाई ऑब्वियसली मैं फंक्शन फॉर्मेट में काम कर रहा हूं, तुम तो 50 में से किसी भी एक जगह पे चेक कर लो, अगर वहां पे हो रहा है तो सब जगह हो ही रहा होगा, क्योंकि ऑब्वियसली आ तो सब जगह एक ही बॉक्स से रहा है। तो जस्ट एक जगह चेक किया और 2 मिनट में वो ये बोल सकते हैं कि एक्चुअल में प्रॉपर हो गया, जो चेंज करना था वो चेंज हो चुका है, राइट। देयर आर मल्टीपल थिंग्स एक्चुअली, इसीलिए जाना पसंद करते हैं किस फॉर्मेट में, फंक्शन फॉर्मेट में। तो सिंपल सा बात मैं आपको ये बोलूंगा, कब जाने की रिक्वायरमेंट है फंक्शन के पास, अगर ऐसा कोई टास्क है जो आपके बार बार काम में आ रहा है तो हमेशा अलग अलग लिखने की बजाय किसके पास जाना पसंद करोगे, फंक्शन के पास। क्या एडवांटेज है इससे, लेंथ ऑफ कोड रिड्यूस होगा, रीडेबिलिटी इंप्रूव होगा, मॉडिफिकेशन करना इजी, मेंटेन करना इजी, ऑब्वियसली टेस्टिंग टीम के लिए भी ये इजी होगा, राइट। तो पूरी तरीके से आपको ये रिकमेंड होता है कि किस फॉर्मेट में काम करें, फंक्शन फॉर्मेट में। एक चीज मैं आपको और बता देता हूँ, इवन जैसे मान लो आप जाओगे ना कंपनी में, आज एक सॉफ्टवेयर डेवलपर, आप जैसे मान लो फ्रेशर लेवल पे जा रहे हो, आपने कोई कोड लिखा, राइट। पहली बात तो ये कोड आपका डायरेक्ट टेस्टिंग टीम के पास भी नहीं जाने वाला, राइट। पहली बात तो ये कोड आपको वेरीफाई करवाना पड़ेगा किसी सीनियर से, राइट। तो अब ऑब्जर्व करना आराम से कि वेरीफाई करने का मतलब क्या, देखो इतना तो आपको भी पता है कि मान लो इसका रिजल्ट अगर 1000 आना चाहिए था, और अगर रिजल्ट 1000 आ रहा है इसका मतलब जो आपने किया वो सही है, 1000 नहीं आ रहा मतलब जो आपने किया उसमें कुछ ना कुछ दिक्कत है, तो ये तो आपको भी पता है। तो फिर वेरीफाई क्या करवाना है, वेरीफाई करवाने का सेंस आपका सीनियर डेवलपर ये वेरीफाई करने वाला है जो आपने कोड लिखा है वो प्रॉपर फॉर्मेट में है या नहीं, मतलब उसकी वजह से इन फ्यूचर तो कोई इशू नहीं होगा, अभी तो चल रहा है बट इन फ्यूचर कोई इशू तो नहीं होगा। तो जैसे अगर आप इस तरीके का कोड आप किसी सीनियर डेवलपर को दिखाओगे ना, इमीडिएटली वो बोलेगा क्या कर रहे हो, जब 50 जगह पे एक चीज काम में आ रही तो ऐसा क्यों कर रहे हो, क्या बनाओ, फंक्शन बनाओ फिर काम करो, राइट। तो हो सकता है उस मोमेंट पे आपको लगे क्या हो जाएगा, बात तो वही है, फंक्शन बनाऊंगा तब भी रिजल्ट तो वही आ रहा है, ये करूंगा तब भी रिजल्ट तो वही आ रहा है। इवन आप नोटिस क्या होगा, आप क्लासरूम स्टैंडर्ड पे जब आपको कोई सजेशन देता है आपको लगता है अरे अल्टीमेटली आना तो 1000 है, ऐसे भी 1000 आ रहा है, ऐसे भी 1000 आ रहा है, क्या फर्क पड़ता है। तो फर्क अभी नहीं पड़ रहा है, फर्क इन फ्यूचर पड़ सकता है, राइट। और इन फ्यूचर का आपको सोचना पड़ेगा, इसीलिए मैंने आपको बोला हमेशा जो सोचने वाले पर्सन होते हैं आपके टीम लीडर, प्रोजेक्ट मैनेजर, वो हमेशा आपसे ऊपर होंगे,
राइट, क्योंकि ये सोचना कि इन फ्यूचर क्या हो सकता है, उससे क्या लॉसेज हो सकते हैं, क्या एडवांटेज हो सकता है, ये क्रिटिकल चीज होती है। राइट, तो मेक श्योर कि आप पूरी तरीके से पहले दिन से ही ये पैटर्न फॉलो करें कि इंडस्ट्री में जैसी रिक्वायरमेंट है उसी के अकॉर्डिंग प्रोसीड करना है। राइट, तो फंक्शन की क्या एडवांटेज है, क्या है, ये पूरा यहां से आप ध्यान रख सकते हैं। राइट, जस्ट राइट डाउन लिखिए पहले, उसके बाद अपन आगे देखते हैं। हेड डालिए फंक्शन। फंक्शन, राइट, लिखिए इसके अंदर, लिखिए फर्स्ट पॉइंट लिखिए, if some piece of code is required, if some piece of code is required repeatedly, if some piece of code is required repeatedly, if some piece of code is required repeatedly, then it is not recommended to write, then it is not recommended to write, then it is not recommended to write that code, then it is not recommended to write that code separately, it is not recommended to write that code separately, because due to this length of the code will increase, because due to this length of the code will increase, and readability will be down, readability will be down. If some piece of code is required repeatedly, then it is not recommended to write that code separately, because due to this length of the code will increase and readability will be down. Fine, so नीचे लिखना, so in this case it is recommended, to write that code, in this case it is recommended to write that piece of code in a block. So in this case it is recommended to write that piece of code in a block, and as per our requirement, we can call that block, and as per our requirement we can call that block, and as per our requirement we can call that block multiple times, and as per our requirement we can call that block multiple times. So in this case it is recommended to write that piece of code in a block, and as per our requirement we can call that block multiple times. This block is known as function. तो अगेन आपको ये कोई इतना बड़ा याद रखने की रिक्वायरमेंट नहीं है, ये मैं भी जनरेट कर रहा हूं, आपको भी जनरेट करना है, दिमाग में बस आपको वो डायग्राम रहना चाहिए, तो एक्सप्लेनेशन रहना चाहिए बस। नेक्स्ट देन सबहेडिंग डालो, एडवांटेजेस ऑफ फंक्शन। Now first, due to function, length of the code will be reduced. Due to function, length of the code will be reduced. And readability will be improved. Due to function, length of the code will be reduced and readability will be improved. Second, due to function, modification will be easy. Modifications will be easy. Number third, due to function, it will be easy. It will be easy to maintain. It will be easy to maintain the program. Due to function, it will be easy to maintain the program, right?
सो दीज आर द वेरियस एडवांटेजेस। अगर आप फंक्शन फॉर्मेट में काम करते हो तो क्या एडवांटेजेस आपको मिलने वाले, राइट। अभी मैं वो टेस्टिंग वेस्टिंग वाला इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ क्योंकि अपन आगे बहुत सारी चीजें कंसीडर करेंगे उसमें। जस्ट मैंने आपको बताया कि खाली एक डायग्राम से आप कितनी चीजें रिलेट कर सकते हो। ओके फाइन देन। नाउ अब सवाल ये है, चलो ये तो समझ में आ गया फंक्शन क्या होता है, राइट, और फंक्शन के एडवांटेज क्या है। अब सवाल ये पाइथन में फंक्शन बनाते कैसे हैं, राइट, किस तरीके से आप पाइथन में फंक्शन बना सकते हो, ये अपने को चेक करने की रिक्वायरमेंट है। कैसे बनाओगे पाइथन में फंक्शन, चलो देखते हैं अपन। देखो जैसे अभी थोड़ी देर पहले अपन ने बात की थी कि एक्चुअली मैं पहले यहाँ पे कुछ लिखता हूँ उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। तो चलो एक नॉर्मल सा प्रोग्राम अपन लिखते हैं यहाँ पे सो दैट आप इजीली इसको समझ पाओ। जस्ट ऑब्जेक्ट हियर, ओके ना, यहाँ पे ऑब्जेक्ट हियर। देखो सर इसमें मैं कुछ लिखता हूँ यहाँ पे और आप देखना कि फंक्शन क्या होते हैं, पाइथन में कैसे लिख सकते हैं फंक्शन, क्या कुछ प्रोटोकॉल, क्या कुछ फॉलो करने की रिक्वायरमेंट होती है। ऑब्जेक्ट तो थोड़ा प्रैक्टिकल देखते हैं अपन। मान लो पहले फर्स्ट चीज, पाइथन में आपको पता पाइथन फंक्शन ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, मतलब पाइथन में क्या लिख सकते हो आप, फंक्शन लिख सकते हो। कल पाइथन क्लास ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी है, तो पाइथन में क्या लिख पाओगे आप, क्लास भी लिख पाओगे। तो पहला तो पाइथन को आपको ये इंडिकेशन देना पड़ेगा कि आप जो लिखने जा रहे हो वो फंक्शन है या क्लास है, राइट। आपको ये इंडिकेशन देना पड़ेगा कि आप जो लिखने जा रहे हो वो फंक्शन है या क्लास है। कैसे दोगे आप वो इंडिकेशन, तो उसके लिए जनरली जब इंडिकेशन देने की बात आती है कुछ कीवर्ड होते हैं, राइट। तो एक कीवर्ड होता है जिसका नाम होता है डेफ, DEF। तो अगर आपने DEF यूज किया है इसका मतलब आप पाइथन को इंडिकेशन देना चाहते हो कि अब इसके आगे जो भी मैं लिखूंगा वो क्या होगा, फंक्शन होगा। तो पाइथन इसके आगे जो भी आप लिखोगे ना उसको क्या ट्रीट करने वाला है, फंक्शन। जैसे देखो कल को अपन क्लास पढ़ेंगे तब जो कीवर्ड होगा वो क्या होगा, क्लास। तो जैसे आप क्लास लिखोगे पाइथन को ये इंडिकेशन जाएगा कि अच्छा यूजर क्या लिखने की ट्राई कर रहा है, क्लास लिखने की ट्राई कर रहा है, राइट। तो यहाँ पे डेफ इज ए कीवर्ड जो ये इंडिकेट करता है कि आप क्या लिखने की ट्राई कर रहे हो, फंक्शन। अब डेफ के बाद आपको लिखना पड़ेगा फंक्शन का नाम, हर एक फंक्शन का नाम होता है क्योंकि सिंपल, जैसे देखो आराम से देखना, मान लो अभी जो अपन ने एग्जांपल लिया था ना उसी में मैं आपको रिलेट करके बताता हूं। सपोज करो आप किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, मान लो आपको 10 बार, सपोज इस प्रोजेक्ट में 10 बार आपको PDF डाउनलोड करने की रिक्वायरमेंट पड़ रही है और 10 टाइम्स आपको एक्सेल डाउनलोड करने की रिक्वायरमेंट पड़ रही है। आपके पास क्या तरीका है, एक तो जब भी रिक्वायरमेंट पड़े पूरा पूरा कोड लिखो उसका। दूसरा क्या तरीका है, ऑब्वियसली बॉक्स बना के इस कोड को उस बॉक्स में बंद कर दो, जब भी जरूरत पड़े उसको कॉल करो। इतना तो अपन समझ गए कि अपन सेकंड अप्रोच से ही जाने वाले हैं क्योंकि उससे बहुत फायदे हैं, राइट। तो मैं क्या कर रहा हूं, यहाँ पे ऑब्जेक्ट हियर मैंने एक बॉक्स बनाया, फाइन, और इसमें ये PDF वाला जो भी कोड है वो डाल दिया, राइट। एक और बॉक्स बनाया उसमें मैंने कौन सा कोड डाल दिया, एक्सेल वाला, राइट। अब सपोज यहां पे मेरे को रिक्वायरमेंट है किसकी, PDF की, तो मेरे को कौन सा बॉक्स कॉल करना, पहले वाला दूसरे वाला, पहले वाला, क्योंकि PDF ये काम कर रहा है। अब सवाल ये है दोनों को डिफरेंशिएट कैसे करोगे आप, क्योंकि यहाँ पे दो बॉक्स हो गए, तो दो बॉक्स हो गए तो आप कैसे पता करोगे, पाइथन को कैसे बताओगे कि भाई मेरे को किसको बुलाना है, पहले वाले को बुलाना है या मेरे को किसको बुलाना है, दूसरे वाले को बुलाना है। तो कैसे बुलाओगे, हर एक फंक्शन का क्या होता है, नाम होता है और उस नाम के थ्रू अपन बुलाने वाले हैं। सपोज सिंपल सी बात है ना, मान लो इस सेशन में 100 स्टूडेंट है, राइट। तो अगर मेरे को किसी को बुलाना है मैं कैसे बुलाऊंगा, नाम से, राइट। अदरवाइज तो 100 स्टूडेंट है तो फिर एक एक को कैसे मैं कर सकता, एक ही हो तो नाम की जरूरत नहीं, एक हो तो सिंपल मैं बोलूंगा तो उसको पता मेरे से ही बात कर रहे हैं, राइट। लेकिन अगर 100 स्टूडेंट है तो फिर मेरे को कैसे रेफर करना पड़ेगा, नाम से। तो अगर एक ही फंक्शन होता तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऑब्वियसली फंक्शन कितने हो सकते हैं, मल्टीपल हो सकते हैं। जब मल्टीपल हो सकते हैं तो फिर उसको बुलाने के लिए आपको किसकी जरूरत पड़ेगी, नाम की। तो यस, ये डेफ कीवर्ड के बाद आपको लिखना है फंक्शन का नाम। सपोज लेट्स से कुछ भी नाम अपन लिखते हैं यहाँ पे, लेट्स से नाम में लिख रहा हूं ग्रिड, राइट, फंक्शन नाम ग्रिड, फाइन, ओके। नाउ ऑब्जर्व करना, इसके बाद में ये ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज, ये अभी आपको सब पता है, मतलब आपको इतना पता है कि डेफ क्या है, एक कीवर्ड है जो कि क्या इंडिकेशन दे रहा है कि मैं फंक्शन बनाना चाहता हूं। ग्रिड क्या है, फंक्शन का नाम है। अभी आप इस पे मत जाओ कि ये आगे पैरेंथेसिस क्या करता है,
ये मैंने ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज क्यों कर रखा है, अभी आप इस पे दिमाग मत लगाओ, क्योंकि अभी थोड़ी देर में आपको रियलाइज होने वाला है, अभी मैं इसका एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा हूं, राइट। अब देखो क्या करने की रिक्वायरमेंट है, अब जो भी इस फंक्शन के अंदर कोड लिखना है, सपोज जैसे इस बॉक्स के अंदर मैं कौन सा कोड लिखूंगा, पीडीएफ वाला, इस बॉक्स के अंदर मैं कौन सा कोड लिखूंगा, एक्सेल वाला, राइट। तो जैसे मेरे को इस फंक्शन के अंदर क्या कोड लिखना है, आराम से लिखना। मान लो मैं इसके अंदर लिखता हूं प्रिंट कुछ भी लिखता हूं, सपोज करो लेट्स से गुड आफ्टरनून, राइट। तो आराम से देखना है यहाँ पे। देखो पहली बात, पाइथन में अगर आपको आपके स्क्रीन पे कुछ भी प्रिंट करवाना है, किसके थ्रू करवा सकते हो आप, प्रिंट के थ्रू, राइट। जैसे ऑब्जर्व करना, मैं यहाँ पे कुछ लिख रहा हूँ, आराम से देखना। अभी मैं ये कोड कहाँ पे लिख रहा हूँ, मैं इसको कैसे चलाने वाला हूँ वो मत देखो। जैसे सपोज मेरे को 10 प्रिंट करवाना है स्क्रीन पे, मैं क्या लिखूंगा, प्रिंट ऑफ 120 जैसे मान लो, तो क्या प्रिंट होगा स्क्रीन पे मेरी 120। कैसे मैं कैसे चला रहा हूँ अभी उसको मत देखना, जस्ट अभी खाली आप आउटपुट देखो कि स्क्रीन पे क्या आ रहा है। विल डिस्कस कि कैसे चलाना है, क्या करना है, अपन उसके रिगार्डिंग बात करेंगे। एक सेकेंड जस्ट, ओके। यहाँ पे अभी मैं किस तरीके से इसको एग्जीक्यूट कर रहा हूँ वो भी फोकस नहीं करना आपको, क्योंकि मैं एक दो दिन में आपको ये बताने वाला हूँ क्या आपको इंस्टॉल करना और कैसे आप प्रोग्राम चलाओगे ना। अभी खाली आप रिजल्ट देखो एक बार के लिए, आप फ्लो देखो। तो क्या प्रिंट हो रहा है मेरे स्क्रीन पे 120, राइट। 120 प्रिंट हो रहा है क्योंकि मैंने प्रिंट के अंदर क्या लिख रखा है 120। तो आपको अगर पाइथन में कुछ भी प्रिंट करवाना हो स्क्रीन पे, आप उसको किसके अंदर लिखोगे, प्रिंट के अंदर, राइट। तो यहाँ पे जैसे मान लो मेरे को क्या प्रिंट करवाना है, गुड आफ्टरनून, तो मैंने गुड आफ्टरनून को किसके अंदर लिखा, प्रिंट के अंदर, ताकि ये स्क्रीन पे क्या हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा, राइट। देखो अगर अब मैं इसको चलाऊं, अभी मैं इस प्रोग्राम को चला, देखो बहुत आराम से ऑब्जर्व करना, बहुत ही स्लोली अपन चल रहा है अभी। अगर मैं अभी इस प्रोग्राम को चलाऊं, तो क्या आउटपुट आएगा, अगर मैं इस प्रोग्राम को मान लो चलाता हूं, क्या आउटपुट आएगा। देखो अगर आप इस प्रोग्राम को चलाओगे ना तो कुछ भी आउटपुट नहीं आएगा, देखो कुछ भी आउटपुट नहीं आ रहा। रीजन क्या है, रीजन बहुत सिंपल है, ये आपने क्या बनाया है, फंक्शन। आपने बॉक्स बना तो दिया, जो अपन ने बात की थी ना यहाँ पे कि आपने एक बॉक्स बनाया है, लेकिन बॉक्स कब चलेगा, जब आप उसको क्या करोगे, कॉल करोगे, जब आप उसको बुलाओगे तब वो चलने वाला, राइट। तो अब सवाल ये आता है कि इस बॉक्स को या इस फंक्शन को अपने को कॉल कैसे करना है। बहुत ही सिंपल है, कॉल कैसे करना है, देखो आपको लिखना है फंक्शन का नाम, नाम क्या है, ग्रिड, और उसके बाद पैरेंथेसिस। तो अब देखो आप क्या कर रहे हो, इस फंक्शन को कॉल कर रहे हो, आराम से देखना, मैं पूरा फ्लो बता रहा हूं, एक दो चीज आप कंफर्टेबल फील करोगे थोड़े टाइम में। देखो यहां से क्या होगा, ग्रिड फंक्शन कॉल हुआ है, मतलब कौन सा फंक्शन चलेगा, ग्रिड फंक्शन। तो कैसे होता है मैं आपको बता देता हूँ, लाइन बाय लाइन चलता है पाइथन हमेशा। पहली लाइन पे आया, क्या बन रहा है, फंक्शन, तो पाइथन एक फंक्शन बना देगा, उसके अंदर क्या है, ये लाइन है। उसके बाद तीसरी लाइन एम्प्टी है, कुछ नहीं है। चौथी लाइन पे आया, क्या है, इस फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, तो फंक्शन को कॉल कर रहे, फ्लो कैसे चलेगा, ये फंक्शन कॉल हुआ, तो फंक्शन के अंदर क्या लिखा गया आपने, गुड आफ्टरनून, तो क्या प्रिंट होगा स्क्रीन पे, गुड आफ्टरनून। उसके बाद ये फंक्शन क्या हो गया, खत्म। जब खत्म हुआ तो जहां से गए वहां पे वापस आ जाओ उल्टा, यहाँ पे इसके नीचे कोई लाइन है नहीं, नहीं तो आपका प्रोग्राम क्या हो चुका है, खत्म। तो आपके प्रोग्राम में इस बार आउटपुट क्या आएगा, गुड आफ्टरनून, राइट। एक बार चला के देखते हैं, देखो आराम से देखना प्रोग्राम में इस बार आउटपुट क्या आएगा। अगर आप चला के देखोगे तो इस बार आउटपुट क्या आ रहा है, गुड आफ्टरनून, राइट। ऑब्जर्व करना, एडवांटेज क्या मैं आपको प्रैक्टिकली बता रहा हूँ, ऑब्जर्व आराम से देखना। यहाँ पे ऑब्जर्व, यहाँ पे ये करना कि मान लो इस कोड की रिक्वायरमेंट, इस कोड की रिक्वायरमेंट मेरे को कितनी बार है, मेरे को 5 बार है, तो मैं सिंपल जितनी बार भी रिक्वायरमेंट है मैं क्या करूंगा, उस फंक्शन को कॉल करूंगा, ग्रेट ग्रेट ग्रेट, राइट। तो मैंने कितनी बार कॉल किया, 5 बार, राइट। तो ऑब्जर्व करना फ्लो क्या होगा, अगेन द सेम थिंग। यहाँ पे अगर आप इसको फ्लो की तरफ देखोगे, पहली बार में ग्रेट कॉल हुआ, राइट, यहाँ पे जाएगा, क्या प्रिंट होगा, गुड आफ्टरनून, तो एक बार प्रिंट हो गया गुड आफ्टरनून, राइट, गुड आफ्टरनून। उसके बाद ये खत्म हो गया, खत्म हो गया तो वापस कंट्रोल यहाँ पे, इसके नीचे ये लाइन, तो इससे वापस कॉल होगा, वापस कॉल होगा तो वापस इसके अंदर जो लिखा गया वो प्रिंट हो गया, राइट। उसके बाद खत्म हो गया, वापस यहाँ पे अगली लाइन, वापस से कॉल होगा, वापस से कॉल होगा तो इसके अंदर जो भी लिखा गया वो प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद वापस से यहाँ पे अगली लाइन में वापस से कॉल होगा तो इसके अंदर जो भी लिखा वो प्रिंट हो जाएगा। फिर ये खत्म तो वापस यहाँ पे अगली लाइन में वापस से कॉल होगा, फिर ये खत्म तो वापस यहाँ पे नीचे कुछ है नहीं, तो आपका प्रोग्राम क्या हो चुका है, खत्म। आपका आउटपुट देखो कितनी बार गुड आफ्टरनून प्रिंट होगा इस बार, 5 बार, क्योंकि ये फंक्शन कितनी बार चल रहा है, 5 बार, क्योंकि आपने इसको कितनी बार कॉल किया, यहाँ से 5 बार कॉल किया, राइट। ऑब्जर्व हियर, आराम से देखना, अगर मैं इसको चलाऊं, देखो कितनी बार कॉल हुआ है, 5 बार।
देखो एडवांटेज समझना, एडवांटेज ये है कि मान लो अभी तो इस फंक्शन के अंदर कितनी लाइन का कोड है, एक ही लाइन का कोड है, इसलिए आपको इतना फील नहीं हो रहा होगा। सपोज इस फंक्शन के अंदर 100 लाइन का कोड होता, तो देखो एक बार आपने 100 लाइन का कोड लिखा, कितनी बार आप यूज कर रहे हो, 5 बार। जितनी बार आपकी जरूरत पड़े आप क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। खाली क्या करना, आपको कॉल करना है, और कॉल करने में कितनी लाइन का कोड लगता है, एक लाइन का। तो बार बार आपको सेम का सेम कोड लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है, एक बार लिखो, जितनी बार जरूरत है उतनी बार उसको क्या कर सकते हो, कॉल कर सकते हो। जैसे देखो मैं अगर मान लो यहाँ पे इसके नीचे एक और प्रिंट करता, प्रिंट लेट्स सपोज मैंने लिखा CST, फाइन। तो अब देखो ये जो ग्रीट फंक्शन है इसके अंदर कितनी लाइन का कोड है, 2 लाइन का। तो जब भी इस ग्रीट फंक्शन को कॉल करोगे वो दोनों लाइन का कोड क्या होने वाला है, चलने वाला है। तो जब पहली बार आपने कॉल किया, अगर 2 लाइन का कोड चलेगा, पहली बार की वजह से क्या प्रिंट होगा, गुड आफ्टरनून CST। अगली बार कॉल करोगे सेम, गुड आफ्टरनून CST। अगली बार गुड आफ्टरनून CST, अगली बार गुड आफ्टरनून CST, अगली बार भी गुड आफ्टरनून CST। जस्ट ऑब्जर्व हियर, देखो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो किस तरीके से ये चीज चल रही है यहाँ पे। देखो ऑब्जर्व, गुड आफ्टरनून CST एक बार, गुड आफ्टरनून CST 2 बार, 3 बार, 4 बार एंड 5 बार। क्योंकि इस फंक्शन को आपने कितनी बार कॉल किया है, 5 बार। तो एक बार आपने कोड लिखा जो भी लिखना था आपको, यहाँ पे 2 लाइन का ही है, बट ये 100 लाइन का होता तो एक बार 100 लाइन का लिखा, जितनी बार आपकी जरूरत आप क्या कर सकते हो, कॉल कर सकते हो। दैट इज द एडवांटेज ऑफ फंक्शन। कॉल करते टाइम खाली एक लाइन का कोड लगता है, क्या, फंक्शन का नाम और आगे पैरेंथेसिस। फंक्शन बनाने के लिए एक बार वो कोड आपको लिखना पड़ेगा। अब थोड़ा समझने वाली बात है यहाँ पे जो आपको बताता हूं। देखो बात ये है, पाइथन को ये कैसे पता चलेगा कि कौन सी लाइन फंक्शन के अंदर आपने लिखी है, कौन सी लाइन फंक्शन के बाहर आपने लिखी है। अब पाइथन को ये कैसे पता कि ये 2 लाइनें इस फंक्शन के अंदर। देखो आप दूसरी लैंग्वेज से अगर आए हो ना, तो आपके लिए थोड़ा ये वो हो सकता है कि दूसरी लैंग्वेज में पता आपको क्या होता है, करली ब्रैकेट होते हैं। अगर आप सी लैंग्वेज की बात करोगे क्या होते हैं, करली ब्रैकेट। तो जैसे मान लो सी में अगर आप फंक्शन बनाते हो, राइट, तो क्या करोगे, यहाँ पे करली ब्रैकेट लगाते और यहाँ पे करली ब्रैकेट लगाते। तो करली ब्रैकेट के अंदर जो भी लिखा हो वो किसके अंदर है, इस फंक्शन के अंदर। अब पाइथन में करली ब्रैकेट नाम की चीज होती नहीं, राइट। पाइथन जिस प्रिंसिपल पे काम करता है वो है इंडेंटेशन। पाइथन में जो चीज होती है वो क्या होती है, इंडेंटेशन। इंडेंटेशन का मतलब पता है क्या होता है, देखो जो लाइन यहां से स्टार्ट होगी वो इसके अंदर है, तो इन दो को मेरे को इसके अंदर रखना था, तो ऑटोमेटिक ये लाइन मैंने कहां से स्टार्ट की, यहां से। इस लाइन को मेरे को इससे बाहर रखना था, तो मैंने इसको कहां से स्टार्ट किया, पूरा यहां से, राइट। तो इंडेंटेशन मैटर करता है, ये स्पेसिंग मैटर करेगी पाइथन, राइट। इसीलिए आपको हेडेक लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है। मैं आपको बताऊं क्या इंस्टॉल आपको करना है, क्योंकि आप अगर इसको मान लो, देखो ये ऑटोमेटिक समझ रहा है, जो एडिटर में यूज कर रहा हूं ना, जैसे मैं यहाँ पे एंटर कर रहा हूँ ना, मेरा कर्सर वहीं पे लाएगा जहां से मेरे को लिखना चाहिए। देखो ऑटोमेटिकली कहां पे ला रहा है, वहीं पे ला रहा है, राइट। तो ये क्योंकि इसको पता है कि मैं पाइथन में कोड कर रहा हूँ, पाइथन कैसे वर्क करता है, इंडेंटेशन पे। तो मैं आपको बताऊंगा वो क्या इंस्टॉल करना है, क्या डाउनलोड करना है, कहाँ पे कोड लिखना है, जिससे आपको ये स्पेस खुद से नहीं देनी पड़ेगी। यहाँ पे करली ब्रैकेट भी होता है, यहाँ पे कैसे चलता है, इंडेंटेशन से। तो जो लाइन यहाँ से स्टार्ट हो रही है वो इस फंक्शन के अंदर है, और जो लाइन यहाँ से स्टार्ट हो रही है वो फंक्शन के बाहर है, राइट। तो ओनली ये 2 लाइन इस फंक्शन के अंदर है, बाकी कोई भी इसके अंदर है नहीं, राइट। ओके, जस्ट एक और चीज मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। देखो अब मैंने आपको बोला था ना, जब भी आप पाइथन में फंक्शन की बात करोगे तो फिर क्वेश्चन इसलिए पुटअप होगा क्योंकि कंपैरिजन होगा। किसके साथ कंपैरिजन होगा, सी के साथ। चलो सबसे इंपॉर्टेंट फेवरेट क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे पूछता हूँ पाइथन के फंक्शन का। आप मेरे को बताना, अगर आपको नॉलेज है सी में भी फंक्शन लिखते हैं, राइट, अगर आपको आइडिया है कैसे लिखते हैं, तो मेरे को बताओ सी के फंक्शन में और पाइथन के फंक्शन में अभी जितना भी अपने डिस्कस किया है, कुछ डिफरेंस आपको लग रहा है क्या? कुछ डिफरेंस आपको लग रहा है क्या सी के फंक्शन में और पाइथन के फंक्शन में? जैसे मान लो सी में अगर आपको आइडिया है तो, अदरवाइज कोई ऐसा जरूरी नहीं कि पाइथन के लिए सी चाहिए, मैं जस्ट कंपेयर कर रहा हूं। देखो एक चीज ध्यान रखना आप यहाँ पे, आपने ऐसा नोटिस किया होगा कि जब आप सी में कोई फंक्शन लिखते हो तो आप ऐसे स्टार्ट करते हो। लेट्स से आपने स्टार्ट किया void, और लेट्स से फंक्शन का नाम आपको ग्रीट रखना है, तो void ग्रीट, राइट। और उसके बाद करली ब्रैकेट ओपन, करली ब्रैकेट क्लोज, इसके अंदर जो भी कोड लिखना है वो कोड लिखना है, राइट। और आपको मान लो यहाँ पे कभी कभार आपने ऐसा भी लिखा होगा इंट ग्रीट। अगर आपको क्या करना हो, लास्ट में जाके कुछ रिटर्न करना, मान लो आपने लिखा रिटर्न 10, तो आप क्या करोगे ये। तो ये आपने एक चीज नोटिस की होगी सी में कि यहाँ पे एक आगे एक चीज लिखी जाती है,
void, int, इस तरीके से, जिसको अपन क्या बोलते हैं, रिटर्न टाइप, राइट। तो सी के फंक्शन में इनको क्या बोलते हैं, रिटर्न टाइप। तो अगर कुछ भी रिटर्न नहीं करना है तो यहाँ पे क्या लिखते हैं, void। और अगर मान लो यहाँ पे मेरे को 10 रिटर्न करना है तो 10 किस तरीके की वैल्यू है, इंट तरीके की, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, इंट, राइट। अब ये क्वेश्चन अभी मत करना कि सर कब रिटर्न करना चाहिए, कब रिटर्न नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगेन ये भी बहुत बड़ा क्वेश्चन है, राइट। कि इंडस्ट्री लेवल पे जब आप कोई फंक्शन बना रहे हो, कब उस फंक्शन के अंदर से कुछ आपको रिटर्न करना चाहिए, कब नहीं करना चाहिए, राइट। अभी मैं उसका डिस्कशन नहीं कर रहा हूं, वो मैं आपको आगे चल के बताऊंगा। अभी मैं जस्ट आपको ये बता रहा हूं कि यहाँ पे सी में जब फंक्शन लिखता है, आगे क्या लिखा जाता है, रिटर्न टाइप। अगर कुछ भी रिटर्न नहीं करना तो वॉइड, और अगर कुछ रिटर्न करना है तो उस तरीके का टाइप आपको लिखना पड़ेगा। जैसे 10 रिटर्न करना है तो 10 किस टाइप का है, इंट, तो आपको आगे यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, इंट। मान लो अगर आपको यहाँ पे 10.5 या कुछ रिटर्न करना होता तो क्या लिखना पड़ता है, यहाँ पे फ्लोट या जो भी है, जो भी इसका टाइप है वो आपको लिखना पड़ेगा, राइट। पाइथन में जितना भी मैंने अभी आपको फंक्शन बताया है, मैंने इसको ऐसे लिखा है। क्या कहीं भी मैंने आपको ऐसा कुछ बताया है कि रिटर्न टाइप लिखना है या ऐसा कुछ नहीं? तो इसका मतलब पाइथन के फंक्शन में क्या नहीं होता, रिटर्न टाइप नहीं होता। अब सवाल मेरा आपसे सिंपल सा ये है, ऐसा क्यों? सी के फंक्शन में तो रिटर्न टाइप होता है। इवन जावा में आप कोई भी मेथड लिखोगे, हर एक मेथड का कंपलसरी क्या होता है, रिटर्न टाइप। बिना रिटर्न टाइप के आप जावा में कोई मेथड लिख ही नहीं सकते। पाइथन में तो रिटर्न टाइप नहीं होता, तो क्या है ये, इनबिल्ट होता है या क्या है, क्या स्टोरी क्या है? चलो आप बताएं, आप अभी तक जो पढ़ा है उसके बेसिस पे आई थिंक आप सोच के इजीली बता सकते हैं कि रिटर्न टाइप होता है नहीं होता है, इसके पीछे क्या रीजन है, व्हाटएवर। देखो अभी तक की स्टोरी के बेसिस पे देखोगे ना, तो पता बाकी लैंग्वेज में रिटर्न टाइप का टाइम पास क्यों करना पड़ रहा है, क्योंकि एक्चुअली बाकी लैंग्वेज स्टैटिक टाइप लैंग्वेज है, इनको हमेशा टाइप बताना पड़ेगा, राइट। कि अगर 10 आ रहा है तो वो खुद से नहीं प्रिडिक्ट कर सकते कि 10 का टाइप कौन सा है, आपको पहले से बताना पड़ेगा कि भाई जो रिटर्न होकर आ रहा है उसका टाइप कौन सा है, इंट। कुछ भी रिटर्न नहीं हो रहा तो मतलब क्या है, वॉइड। तो ये आपको बताना पड़ेगा। पाइथन में क्या आपको टाइप बताने की रिक्वायरमेंट है, नहीं, ऑटोमेटिक पाइथन कंसीडर करता है, क्योंकि पाइथन किस कैटेगरी की लैंग्वेज है, डायनेमिक टाइप। इसीलिए पाइथन के फंक्शन में आपको रिटर्न टाइप मेंशन करने की रिक्वायरमेंट नहीं, राइट। ऑटोमेटिक, जैसे यहां पर भी अभी आगे चल के अपन लिखेंगे, मैंने अगर यहां पर लिखा रिटर्न 10, ऑटोमेटिक इसका रिटर्न टाइप क्या मान लेंगे, ये किस तरीके की वैल्यू है, इंट, राइट। 10.5 लिखा तो किस तरीके की वैल्यू है, फ्लोट, ऑटोमेटिक कंसीडर कर लेगा, देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ रिटर्न टाइप। तो देखो अब मैं आपको एक चीज बताता हूं, एक्चुअली पता है, जैसे कोई नॉर्मल कंपनी में आप इंटरव्यू दे रहे हो तो आपसे क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है डायनेमिक टाइप लैंग्वेज क्या होती है, या पाइथन किस तरीके की लैंग्वेज है, तो आप बोलोगे क्या, डायनेमिक टाइप लैंग्वेज। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा डायनेमिक टाइप लैंग्वेज क्या होती है, आपने आंसर कर दिया, फाइन। बट यही अगर आप थोड़े टॉप मोस्ट कंपनी के इंटरव्यू में जा रहे हो, लेट्स से टियर 1 कंपनी के इंटरव्यू में जा रहे हो, क्वेश्चन आपसे ऐसा नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि वहां पर डायरेक्ट क्वेश्चन बहुत कम पूछे जाते हैं। क्वेश्चन आपसे पता क्या पूछा जाएगा कि पाइथन के फंक्शन और सी के फंक्शन में क्या डिफरेंस है। आप बोलोगे कि रिटर्न टाइप सी में लिखते, पाइथन में नहीं लिखते, तो अगला क्वेश्चन पूछा जाएगा ऐसा क्यों, राइट। अगर आप बोलोगे कि डायनेमिक टाइप होती है पाइथन इसलिए, तो अब यहां से क्वेश्चन जनरेट हो गया कौन सा, डायनेमिक टाइप। तो अल्टीमेटली उनको पूछना आपसे डायनेमिक टाइप ही है, लेकिन वो डायरेक्ट नहीं पूछेंगे, इनडायरेक्ट वे से वहां पे आएंगे, ताकि पहले तो आप डायनेमिक टाइप तो पहुंचोगे तभी तो उसका आंसर दे पाओगे। अगर आपको यही नहीं पता कि दोनों में डिफरेंस क्या है, या फिर आपको यही नहीं पता कि रिटर्न टाइप नहीं होने के पीछे रीजन डायनेमिक टाइप है, तो फिर आप अल्टीमेट क्वेश्चन तक तो आ ही नहीं पाओगे, राइट। तो एक्चुअली में हमेशा अच्छे लेवल की जो कंपनी होती है वहां पे इंटरव्यू में आपको इस तरीके से कंफ्यूज किया जाता है, हमेशा हर क्वेश्चन आपको इनडायरेक्ट फॉर्म में पूछा जाएगा, और फिर एक्चुअली में लोग इसको इस तरीके से कमिट करते हैं कि टियर 1 कंपनी या बड़ी कंपनी का इंटरव्यू निकालना डिफिकल्ट होता है। मैं बोल रहा हूँ टोटल टाइम पास होता है, जस्ट अगर आपको पूरा फ्लो पता है, अगर आप सारी चीजों को रिलेट कर सकते हो, इट्स जस्ट टाइम पास। और उल्टा आपको छोटी कंपनी के इंटरव्यू से ज्यादा मजा उसमें आने वाला है, क्योंकि उसमें पूरा पैटर्न फॉलो होगा, एक क्वेश्चन का आंसर उससे दूसरा क्वेश्चन, दूसरे से तीसरा, तीसरे चौथा, जितना घुमाने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर आप हर तरीके से चीजों को रिलेट कर सकते हो। अगर आप याद करने की ट्राई करोगे और इस तरीके से सेंस में ले जाओगे कि खाली बस एक बार आपको मैंने एक पॉइंट बता दिया कि भाई डायनेमिक टाइप होता है और आपने वो चीज रट ली, पाइथन में डेटा टाइप नहीं होता है, पाइथन खुद से पता करता है इसलिए डायनेमिक टाइप, राइट। तो ठीक है, आप डायनेमिक टाइप आपसे कोई पूछेगा तब तो आप उसको आंसर कर दोगे, बट इसको अगर थोड़ा सा मॉडिफाई करके कोई पूछेगा तो आप आंसर नहीं कर पाओगे। तो मैं आपको बोल रहा हूँ खाली एक डायनेमिक टाइप होने से बहुत सारी प्रॉपर्टी निकल के आएगी। जैसे एक प्रॉपर्टी ये निकल के आई कि एक्चुअली रिटर्न टाइप नहीं होता और उसके पीछे रीजन अगेन क्या है, डायनेमिक टाइप। आगे ऐसी बहुत सारी चीजें निकल के आएगी, राइट। तो आपको रिलेट करना है कि डायनेमिक टाइप से कितने कुछ चीजें हो रही है, ताकि किसी भी एंगल से वहां पर कोई पहुंचना चाहे आपके पास हर एक क्वेश्चन का आंसर होगा, राइट। चलो पहले कुछ लिखो, उसके बाद बना के डिस्कस करते हैं। डू वन थिंग, पहले एग्जाम्पल लिख लो, ये जो आपको
दिख रहा है स्क्रीन पे, आप एग्जांपल लिख लो, उसके बाद मैं नीचे 2-3 पॉइंट लिखवा रहा हूं आपसे। यू कैन मेंशन एग्जांपल, आप लिख सकते हो। आउटपुट आपको पता है, हर एक बार ये गुड आफ्टरनून सीएसडी प्रिंट होने वाला है। 5 बार कॉल किया आपने, 5 बार प्रिंट होगा। ये जितनी बार फंक्शन कॉल करोगे उतनी बार फंक्शन चलने वाला है। ओके, फाइन, आई थिंक लिख लिया होगा आपने इसको, राइट? तो नीचे लिखिए फिर आप एक पॉइंट लिखिए इसके नीचे, डेफ इज ए कीवर्ड। नीचे लिखिए डेफ इज ए कीवर्ड, डेफ इज ए कीवर्ड, डेफ इज ए कीवर्ड that is used to, def is a keyword that is used to give indication, that is used to give indication to Python, that is used to give indication to Python. Def is a keyword that is used to give indication to Python that we need to, that we want to create a function, that we want to create a function. Def is a keyword that is used to give indication to Python that we want to create a function, that we want to create a function. Okay, fine. ओके नेक्स्ट, चलो अब थोड़ा फ्लो देखते हैं, किस तरह की चीजें चलती है, क्या कुछ होता है, रिटर्न के रिगार्डिंग बात करते हैं। ओके, एक और पॉइंट लिखिए आप यहाँ पे। चलो पहले और मैं आपसे क्वेश्चन करता हूँ, उसके बाद हम देखते हैं। तो एक बात तो कंफर्म हो गई कि पाइथन में कुछ भी ऑब्वियसली क्या नहीं होता, रिटर्न टाइप नहीं होता है, क्योंकि रिटर्न टाइप लिखने की आपको रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि एक्चुअली पाइथन किस तरीके की लैंग्वेज है, डायनेमिक लैंग्वेज, राइट? तो यहाँ पर टाइप आपको बताने की रिक्वायरमेंट नहीं है। अब चलो मैं आपसे क्वेश्चन करता हूँ, अगेन देखना आराम से। सब जैसे मान लो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, रिटर्न 10। अभी मैं आपको थोड़ी देर बाद ये बताऊंगा, अभी खाली पहले आप फ्लो समझे, बाद में मैं आपको बताऊंगा कब आपको रिटर्न करना चाहिए, कब आपको रिटर्न नहीं करना चाहिए, राइट? अभी मैं ये नहीं बता रहा हूँ कि रिटर्न कब करना चाहिए कब नहीं, अभी खाली आप फ्लो समझे कि जब रिटर्न होता है तो फ्लो किस तरीके से चलता है, राइट? चलो अगर इस क्वेश्चन का जो आपके सामने क्वेश्चन है उसका अगर आउटपुट आपसे मांगू क्या आउटपुट इसका आएगा, आपके अकॉर्डिंग क्या आउटपुट आना चाहिए इसका? गुड आफ्टरनून देन 10। ओके, सो बहुत सारे लोग इस बात से एग्री कर रहे हैं एक्चुअली कि इस वाले का आउटपुट क्या आना चाहिए, पहले क्या प्रिंट होगा, गुड आफ्टरनून, और उसके बाद क्या आएगा 10, ऐसा कुछ या कुछ और? देखो एक मैं आपको ये इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ, इसका पता आउटपुट क्या आएगा, अगर आप इसको चलाने की ट्राई करोगे ना तो इसका आउटपुट आएगा खाली गुड आफ्टरनून और कुछ भी नहीं होने वाला। द रीजन इज, देखो आराम से देखना फ्लो किस तरीके चलता है। यहां से कौन कॉल हुआ आपका, ग्रिड कॉल हुआ, राइट? जैसे आपका ग्रिड कॉल हुआ, कंट्रोल आपका इसके पास आएगा, अंदर आओ, अंदर आओगे तो सबसे पहले क्या प्रिंट होगा, गुड आफ्टरनून, और उसके बाद रिटर्न 10। देखो रिटर्न 10 से मतलब क्या होता है, जब भी ये फंक्शन खत्म होके जाएगा अपने साथ क्या लेके जाएगा, 10 लेके जाएगा, राइट? जब भी ये फंक्शन खत्म होके वापस कंट्रोल जाएगा, कंट्रोल कहां पे जाएगा, जहां से आया वहां पे, तो अपने साथ कितना लेके जाएगा, 10। तो देखो ये यहाँ पे खत्म हुआ तो अपने साथ ये कितना लेके आया है, 10। अब अगर आप इस 10 को यूज करना चाहते हो तो आप किसी में क्या करवा सकते हो, स्टोर करवा सकते हो, क्योंकि अगेन 10 क्या है, वैल्यू,
आपको पता है अगर वैल्यू को स्टोर करवाना है तो आपको क्या चाहिए, मेमोरी, और उस मेमोरी को नाम देने के लिए क्या चाहिए आपको, वेरिएबल। तो अगर आप वेरिएबल दोगे तो उस वेरिएबल में ये वैल्यू क्या हो जाएगी, स्टोर, तो इस वैल्यू का आप यूज में ले सकते हो। बट अगर आप वेरिएबल नहीं दोगे तो ये वैल्यू स्टोर नहीं होगी, और नहीं होगी तो आप इसको यूज में नहीं ले सकते, राइट। तो ऑब्जर्व करो यहाँ पे, क्या मैंने यहाँ पे कहीं पे वेरिएबल दिया है, नहीं, तो ये वैल्यू स्टोर नहीं होगी। तो चलो कोई दिक्कत नहीं है, दैट इज फाइन। तो एक बार ध्यान रखना, जब कोई पाइथन का फंक्शन रिटर्न करवाए, जरूरी नहीं कि उस वैल्यू को आप क्या करवाओ, स्टोर करवाओ। डिपेंड करेगा, आपकी जरूरत है तो आप स्टोर करवा सकते हो, आपकी जरूरत नहीं है तो मत करवाओ, दैट डिपेंड्स। कोई जरूरी नहीं कि आप इसको स्टोर करवाओ। तो अभी के लिए जब आप इसको चलाओगे, देखो मैं रिलेट कर रहा हूं, एक दो एग्जांपल देखना आपको। यहाँ पे अगर आप अभी इसको चलाओगे तो आउटपुट आपको क्या दिखेगा, जस्ट एक गुड आफ्टरनून दिखेगा। जस्ट अगर मैं इसको चलाने की ट्राई करूं, देखो आउटपुट अभी आपको क्या दिख रहा है, एक खाली गुड आफ्टरनून दिख रहा है, राइट। अब देखो जैसे ही मैं इसको थोड़ा चेंज करने की ट्राई करूं, मैं थोड़ा चेंज करता हूं इसको, देखो ऑब्जर्व करना, मैं इसको ऐसे लिख लेता हूं, x इक्वल टू ग्रीट। अब एक्चुअल में क्या होने वाला, चलो अब इसके रिजल्ट में कोई चेंज आएगा क्या, देखो आराम से देखना, अगेन इसको पकड़ते हैं किस तरीके से फ्लो चल रहा है, पहले चीजों को देखना आराम से। देखो यहां से कौन सा फंक्शन कॉल हुआ है, ग्रिड फंक्शन। चलो ग्रिड फंक्शन कॉल हुआ तो कंट्रोल जाएगा किसके पास, ग्रिड फंक्शन के पास। क्या प्रिंट होने वाला है, गुड आफ्टरनून, चलो ठीक है गुड आफ्टरनून प्रिंट होने वाला है। उसके बाद क्या रिटर्न होगा, 10। रिटर्न का मतलब जब ये वापस आएगा तो अपने साथ क्या लेके आएगा, 10। तो ये वापस अपने साथ 10 लेके आएगा, किसको देगा, जहां से ये कॉल हुआ था, कहां से कॉल हुआ था, इससे। तो यहाँ पे कितना आ गया, 10। तो अभी क्या हो गया, x इक्वल टू 10। तो इसका मतलब x एक वेरिएबल है जिसमें कितना स्टोर हो गया, 10, राइट। बट दैट्स ऑल, उसके बाद प्रोग्राम आपका क्या हो गया, खत्म हो गया। ये 10 प्रिंट नहीं होगा, क्योंकि स्क्रीन पे पाइथन में कोई चीज तभी प्रिंट होती है जब आप कौन सा स्टेटमेंट यूज करोगे, प्रिंट स्टेटमेंट। बट इस x को मैंने क्या नहीं करवाया, प्रिंट नहीं करवाया, तो ये प्रिंट नहीं होने वाला। अभी भी इसका रिजल्ट क्या आने वाला है, गुड आफ्टरनून। जस्ट अभी एक चीज एक्स्ट्रा हो गई कि अभी आपका x में क्या पड़ा है, 10 पड़ा है। अगर इसको हटा दोगे, जैसे पिछले वाला एग्जांपल था, तो 10 आएगा, वो किसी में स्टोर होगा नहीं। अभी जस्ट ये x इक्वल टू लिखने से इतना हुआ है कि जो भी आया वो किसमें स्टोर हो गया, x उसमें वेरिएबल में स्टोर हो गया, राइट। तो ऑब्जर्व करना, इस बार भी आप चलाओगे तो आउटपुट इस बार भी आपका गुड आफ्टरनून ही है, जस्ट ऑब्जर्व क्या आ रहा है, गुड आफ्टरनून, राइट। अब अगर आप चाहो तो इसको कुछ भी कर सकते हो, लेट्स से मान लो यहाँ पे मैंने लिखा प्रिंट ऑफ x, राइट। अब अगर इसको ट्रेस करोगे, चलो अगेन अपन ट्रेस करते हैं इसको, राइट, सो दैट यू विल गेट द फ्लो। अगेन यहां से क्या हो रहा है, ग्रिड फंक्शन कॉल हो रहा है। चलते हैं अपन ग्रिड फंक्शन के पास, ये गया, अंदर आओगे क्या प्रिंट होगा, गुड आफ्टरनून। चलो गुड आफ्टरनून प्रिंट हुआ, उसके बाद रिटर्न 10, मतलब जब वापस जाएगा अपने साथ क्या लेके जाएगा, 10। तो ये लेके आया 10, तो x इक्वल टू 10, x में क्या स्टोर हो गया आपका, 10। उसके बाद नीचे की लाइन में प्रिंट x में जो पड़ा उसको प्रिंट करवा दो। x में कितना पड़ा है, 10, तो क्या प्रिंट हो जाएगा, 10। इस बार अगर आप आउटपुट देखोगे तो क्या आएगा, गुड आफ्टरनून एंड 10, राइट। तो गेट द फ्लो कि किस तरीके चल रहा है, क्या कुछ चीजों को लिखने से क्या होगा, एक एक लाइन को स्टेप बाय स्टेप आप देखो। इस बार का आउटपुट क्या आपका, गुड आफ्टरनून एंड देन कितना आ रहा है, 10, राइट। तो देखो दो चीजें जो मैं यहां से आपको बताना चाह रहा हूं, पाइथन का फंक्शन जब भी कोई रिटर्न करे, जरूरी नहीं कि आप इसको क्या करवाओ, स्टोर करवाओ। अगर आपको जरूरत है तो आप क्या करवा सकते हो, स्टोर करवा सकते हो, जरूरत नहीं है तो मत करवाओ। ऐसा लिखोगे तो कोई स्टोर हो नहीं रहा है। देखो अभी जैसे मैं इसको चलाने की ट्राई करूं, क्या होगा आपके अकॉर्डिंग, चलो देखो अब समझो वापस से एक एक चीज को। तो क्या होने वाला है इस केस में, यहाँ पे क्या कॉल हुआ, ग्रिड फंक्शन। ग्रिड फंक्शन कॉल हुआ, कंट्रोल जाएगा इसके पास, अंदर आओ, क्या प्रिंट होगा, गुड आफ्टरनून। चलो प्रिंट हुआ गुड आफ्टरनून, वापस अपने साथ कितना लेके आएगा ये, 10। चलो ये 10 लेके आया यहाँ पे। अब देखो 10 लेके आया, लेकिन 10 को किसी में स्टोर आप नहीं करवा रहे, राइट। नीचे आप क्या प्रिंट करवा रहे हो, x। कहां पे, कहीं x है क्या आपके पास, x तो है ही नहीं, और नहीं है तो क्या आने वाली है, एरर। तो पहले गुड आफ्टरनून आएगा, फिर लाइन नंबर 6 की वजह से क्या आने वाली है, एरर। ये बोलेगा तुम मांग रहे हो मेरे से x, जबकि x तो कुछ है ही नहीं, तो नहीं है तो मैं दे ही नहीं सकता, नहीं दे सकता मतलब क्या, एरर। तो जस्ट ऑब्जर्व, यहाँ पहले आएगा गुड आफ्टरनून, उसके बाद आपकी आएगी एरर। एक बार चला के देखते हैं इसको, ऑब्जर्व हियर। तो पहले आएगा गुड आफ्टरनून और उसके बाद लाइन नंबर 6 पे क्या आ रही है, एरर। ये क्या बोल रहा है, नेम x इज नॉट डिफाइंड, x तो मेरे पास है ही नहीं, तो मैं कहां से प्रिंट करूं, राइट। तो ऑब्वियसली कुछ भी चीज को यूज करने से पहले वो होना चाहिए। तो जैसे पिछले वाले में अपन ने ऐसा लिखा था, तो जो भी ये रिटर्न होकर 10 आएगा वो किसमें स्टोर हो जाएगा, x में। और फिर अगर आप x मांगोगे तो इसको मिल जाएगा, क्योंकि x में कितना पड़ा है, 10, और ये क्या प्रिंट करवा देगा, 10, राइट। तो चलो बहुत सारी चीजें अपन और देखते हैं, पहले ये लिख लो एक बार, एक और एग्जांपल आप मेंशन कर लो, दिस वन। तो हम एक एक लाइन को इसी तरीके से देखने वाले हैं, सो दैट यू विल गेट द कंप्लीट फ्लो, पाइथन में फंक्शन किस तरीके से ऑपरेट होता है।
तो ये इस तरीके चल रहा है। एक बात मैं और बता देता हूँ, किसी का डाउट है तो मैं पहले उसको क्लियर करता हूँ, फिर अपन आगे चलते। उससे पहले आप एग्जाम्पल और लिख लो। चलो आपको पता ही है, अगर मान लो मैंने ऐसा किया, फाइन, मतलब ये नीचे वाला बैठा दो, ये बैठा दो, तो इस केस में आउटपुट क्या आएगा? खाली गुड आफ्टरनून, राइट? तो यस, यू कैन मेंशन दिस आल्सो कि इस केस में खाली आपका आउटपुट गुड आफ्टरनून है, क्योंकि रिटर्न होके आ रहा है 10 आपके पास, लेकिन आप 10 को किसी में क्या नहीं करवा रहे हो? स्टोर नहीं करवा रहे। तो आपकी चॉइस है, आप चाहो तो करवा सकते हो, नहीं चाहो तो नहीं करवाना, राइट? तो डिपेंड करेगा सिचुएशन पे। आगे चल के मैं आपको बताऊंगा कब करवाना चाहिए स्टोर, कब नहीं करवाना चाहिए, कब रिटर्न करवाना चाहिए, कब रिटर्न नहीं करवाना चाहिए। इन सब के आंसर मैं आपको दूंगा, डाउट करें इंडस्ट्री एस्पेक्ट के हिसाब से क्या होना चाहिए। ओके फाइन। नाउ यहाँ पे जस्ट आउटपुट क्या आएगा? गुड आफ्टरनून आपका, राइट? चलो किसी का एक डाउट है, पहले मैं इसको सॉल्व करता हूँ, उसके बाद अपन आगे चलते हैं। जैसे थोड़ी देर पहले अपन ने ऐसा किया था ना, मैं एक एग्जांपल लिया था जिसमें एरर आ रही थी, राइट? जैसे मान लो मैं इसको ऐसा लिखता हूँ, प्रिंट एक्स। देखो पाइथन का प्रोग्राम हमेशा लाइन बाय लाइन चलता है, राइट? तो लाइन बाय लाइन चलने का मतलब क्या होगा पता? पाइथन कैसे चलाता है इसको? पहले पहली लाइन को चलाएगा, तो पहली लाइन से पाइथन को ये पता चला कि मेरे को क्या बनाना है? फंक्शन बनाना है। फंक्शन खाली बन जाएगा, चलेगा नहीं, क्योंकि फंक्शन तब तक नहीं चलता जब तक उसको क्या नहीं करते? कॉल नहीं करते। तो यहाँ पे इन लाइंस की वजह से खाली फंक्शन बन गया, राइट? ठीक है। उसके बाद लाइन नंबर 4 कुछ भी आप कर नहीं रहे हो, एम्प्टी है। लाइन नंबर 5 पे आया पाइथन, जब लाइन नंबर 5 पे आया तो आप किसको कॉल कर रहे हो? ग्रीट को कॉल कर रहे हो। तो यहां से आपका ग्रीट कॉल हो जाएगा, और जैसे ग्रीट कॉल होगा क्या प्रिंट होगा? पहले गुड आफ्टरनून, ओके गुड आफ्टरनून। उसके बाद ये साथ में कितना लेके आएगा? 10। ये लेके आएगा अपने साथ में 10। अब 10 को आप किसी में स्टोर करवा रहे हो? नहीं, ठीक है। ये लाइन खत्म हो गई। अब नीचे वाली लाइन पे आएगा पाइथन, क्या प्रिंट करवा रहे हो? एक्स को। क्या पाइथन के पास एक्स है? नहीं, और नहीं है तो क्या देगा? एरर। तो एक्चुअली ये लाइन बाय लाइन चलता है, इसीलिए पहले ये तो प्रिंट हो गया, एरर उसके बाद आई, क्योंकि ये प्रिंट किस लाइन की वजह से हुआ? लाइन नंबर 5 की वजह से। तब तक तो कोई दिक्कत थी नहीं, दिक्कत आई है लाइन नंबर 6 में। तो पहले ये प्रिंट हो जाएगा और उसके बाद ये दिक्कत की वजह से क्या आ रही है? एरर, राइट? तो पाइथन इस तरीके से चलता है। आगे चल के मैं आपको बताऊंगा, उसको बोलते हैं इंटरप्रेटेड बेस्ड लैंग्वेज, जहां पे डायरेक्ट फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन, थर्ड लाइन। अगर ये आप जावा में करोगे तो जावा में 2 स्टेप होते हैं। पहले आपको प्रोग्राम क्या करना पड़ेगा? कंपाइल, और उसके बाद आप प्रोग्राम क्या करोगे? रन। तो जावा में ऐसा होता है कि एक भी एरर आई तो वहीं पर रुक जाएगा, राइट? कुछ भी चलेगा नहीं, क्योंकि वहां पे पहले क्या करना पड़ता है? आपको कंपाइल करना पड़ता है। यहाँ पे कंपाइल रन का कोई सिस्टम नहीं है, डायरेक्ट लाइन बाय लाइन चीजें क्या होगी? एग्जीक्यूट होगी। विल डिस्कस दैट पार्ट, बट किसी के डाउट था तो आई थिंक इट क्लियर हो गया, राइट? ओके फाइन। या नेक्स्ट, तो नेक्स्ट मैं आपको एक और चीज बताता हूँ। अब जो यहाँ पे लेट्स सपोज आप मेरे को बताना, देखो अभी अगर मैं ये पूछूं कि इसका आउटपुट क्या होगा, तो आप मेरे को इजीली बता सकते हो क्या आउटपुट होगा इसका? गुड आफ्टरनून और 10, क्योंकि फ्लो आपको ऑलरेडी पता ही है। यहां से क्या कॉल होगा? ग्रीट। ग्रीट कॉल होगा तो पहले क्या प्रिंट हो जाएगा? गुड आफ्टरनून। साथ में कितना लेके आएगा अपने? 10, जो कि यहाँ पे आएगा तो किसमें स्टोर हो जाएगा? एक्स में। और नीचे वाली लाइन में अगर आप एक्स प्रिंट करवाओगे तो कितना प्रिंट होगा? 10। ये तो चलो पता है, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन एक्चुअल मेरा ये है, if I remove this, what is the output now? चलो, what is seen object here? यहाँ पे क्या हो रहा है? ग्रिड फंक्शन कॉल हो रहा है। जैसे ग्रिड फंक्शन कॉल होगा, कंट्रोल गया इसके पास, क्या प्रिंट होगा? गुड आफ्टरनून। चलो यहाँ तक तो कोई डाउट होना चाहिए नहीं। ये प्रिंट होने के बाद वापस आ गया। अब बस एक चीज यहाँ पे ध्यान रखना, देखो मैं आपको एक स्टेटमेंट दे रहा हूँ। देखो पाइथन का हर एक फंक्शन कुछ ना कुछ कंपलसरी क्या करेगा? रिटर्न करेगा। ऐसा पाइथन में एक भी फंक्शन हो ही नहीं सकता जो कुछ भी रिटर्न नहीं करे। कंपलसरी हर एक फंक्शन कुछ ना कुछ रिटर्न करेगा। अब सवाल ये है कि जब पिछली बार मैंने लिखा था रिटर्न 10, तब तो मेरे को समझ में आ रहा था कि वो क्या रिटर्न करेगा? 10। बट इस बार मैंने कुछ भी नहीं लिखा तो ये क्या रिटर्न करेगा? अगर आपने कुछ लिख रखा है तो जो आपने लिखा वो रिटर्न होने वाला है। अगर आपने कुछ भी नहीं लिखा है तो बाय डिफॉल्ट पाइथन एक चीज रिटर्न करता है, वो होता है नल, राइट? NONE,
राइट। तो यहाँ पे एक्चुअली जब एक फंक्शन खत्म होगा अपने साथ एक चीज लेके आएगा। क्या लेके आएगा? कुछ आप तो रिटर्न करवा नहीं रहे हो, तो ये अपने साथ क्या लेके आएगा? नन लेके आएगा। अभी के लिए क्वेश्चन ये मत करना कि नन का क्या यूज है, अपन आगे देखेंगे, अभी खाली अपन फंक्शन का फ्लो देख रहे हैं। नन का क्या यूज है विल डिस्कस लेटर, डोंट वरी। तो यहाँ पे क्या लेके आएगा अपने साथ? ये नन किस में स्टोर होगा? एक्स में। तो एक्स में आपका क्या स्टोर हो गया? नन स्टोर हो गया। ओके, अब नीचे आओ, प्रिंट ऑफ एक्स। तो एक्स में क्या पड़ा है? नन। तो क्या प्रिंट हो जाएगा? नन। तो अगर आप यहाँ पे आउटपुट देखोगे तो गुड आफ्टरनून और उसके बाद आपको क्या दिखेगा? नन दिखेगा, राइट। तो एक और सुपर इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से जो आपको इंटरव्यू में पूछा जा सकता है कि पाइथन का फंक्शन रिटर्न करता है या नहीं। अब देखो इसका आंसर क्या है, ऑब्जर्व हियर। पहले मैं आपको ये चला के दिखाता हूं, उसके बाद मैं आपको देखो ये क्या रहा, पहला क्या रहा गुड आफ्टरनून, बाद में क्या प्रिंट हो रहा है? नन, राइट। अब देखो किस तरीके से क्वेश्चन पुटअप हो सकता है। तो क्वेश्चन अगर आपसे पुटअप हो, क्या पाइथन का फंक्शन कुछ रिटर्न कर सकता है, राइट। आपके पास तरीके हैं आंसर देने के, पर आपके पास आंसर देने का तरीका क्या? एक तो आप बोलोगे यस, यस बोलते आपने उस क्वेश्चन को वहीं पे खत्म कर दिया। अब आप कैसे कर सकते हो, दूसरा आंसर कैसे दे सकते हो? आपको ऐसे बोलना है क्या पाइथन का फंक्शन कुछ रिटर्न कर सकता है? यस डेफिनेटली, पाइथन का हर एक फंक्शन कुछ ना कुछ रिटर्न करेगा। या तो वो एज ए प्रोग्रामर मेरी वैल्यू रिटर्न करेगा, और अगर मैंने कुछ भी नहीं दिया तो वो क्या रिटर्न करेगा? नन। बट पाइथन में ऐसा कोई फंक्शन हो ही नहीं सकता जो कुछ भी रिटर्न नहीं करे, राइट। तो यहां से एक इंपैक्ट ये क्रिएट हो गया कि यू नो कि इंटरनली किस तरीके से फ्लो चल रहा है, राइट। तो अगला क्वेश्चन यहां से ये भी बन सकता है कि नन की क्या रिक्वायरमेंट है। तो उसका आंसर ऑलरेडी आपके पास होगा जब अपन आगे डिस्कस करेंगे। तो एक क्वेश्चन से ऑलरेडी आप दूसरे क्वेश्चन पे पहुंच चुके हो, राइट। तो और एक और इसमें आंसर देने का तरीका मैं बताऊंगा थोड़ी देर के बाद। फिलहाल के लिए अभी आंसर क्या रहा? गुड आफ्टरनून और नन, राइट। यू कैन जस्ट राइट इट डाउन, लिख सकते हो आप इसको। उसके बाद अपन नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। एक बार पूरी तरीके से फ्लो देखने की ट्राई करो किस तरीके चल रहा है। अगर आपको फ्लो समझ में आएगा तो कुछ भी आपको याद नहीं रखना पड़ेगा। अगर आप क्वेश्चन याद करने जाओगे तो फिर थोड़ा सा भी मैंने एग्जांपल चेंज किया आपके पास आंसर नहीं होगा। राइट, ओके। चलो चलो थोड़ा सा इसको चेंज करता हूँ, थोड़ा आपके नॉलेज टेस्ट करने के लिए मैं क्वेश्चन आपको देता हूँ, आप मेरे को बताना उसके इसमें क्या आउटपुट आएगा। अभी तक जो भी अपन डिस्कस किया, लेकिन इससे पहले एक पॉइंट लिखिए, उसके बाद अपन आगे चलते हैं। ये एग्जांपल लिखने के बाद एक पॉइंट लिखिए। एक पॉइंट लिखिए, एवरी पाइथन, कीप इट इंपॉर्टेंट, every python function will compulsory return, every python function will compulsory return some value, will compulsory return some value, every python function will compulsory return some value. Either it can be programmer, either it can be programmer defined value, either it can be programmer defined value, or it can be default value, ब्रैकेट में लिखना डिफॉल्ट वैल्यू क्या होती है? नन, राइट, एनोनिम, और कैन बी डिफॉल्ट वैल्यू बाय पाइथन। Every Python function will compulsory return some value, either it can be programmer defined value or it can be default value by Python. ओके नाउ चलो मैं थोड़ा चेंज करता हूं एग्जांपल को। चलो एक काम करते हैं ना अपन यहाँ पे एक और मैं यहाँ पे फंक्शन लिखता हूँ। चलो आप मुझे बताओ विद फ्लो कहां से कंट्रोल कहां पे जा रहा है, क्या आउटपुट आएगा इस प्रोग्राम का जो मैंने अभी लिखा है। बहुत सिंपल है, जिसमें टेस्ट कर रहा हूं अभी तक जो भी अपन ने देखा है वो वेदर आप समझ पा रहे हो या नहीं।
या एक बार आप ट्रेस करिए अपनी नोटबुक में, और देन जब भी मैं एक्सप्लेन करूँ आप देखना कि वेदर आप सही थे या नहीं। देखो अगेन मैं आपको एक चीज बोल रहा हूँ, आउटपुट मैटर नहीं करता मेरे लिए, क्योंकि अभी मैं आपको कॉम्प्लेक्स टू कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन बताऊंगा। इवन मैं आपको बोल रहा हूँ ना कि 5-10 साल के एक्सपीरियंस पे भी इंटरव्यू दोगे, एक भी क्वेश्चन बाहर आएगा नहीं। कभी थोड़ी देर में मैं आपको बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन बताऊंगा, बट अगर आपको फ्लो पता, आपको लगेगा वो बहुत ही सिंपल है, राइट। जस्ट आप ध्यान रखना कि आउटपुट मैटर नहीं करता, आप ये पूरे प्रॉपर ऐसे बनाओ, यहां से यहां जा रहा है, यहां से यहां आ रहा है, क्योंकि अभी तो छोटा सा क्वेश्चन आप इसके बिना भी बता पा रहे हो, बट देन जैसे ये क्वेश्चन बढ़ेगा, फिर अगर आपको फ्लो पता नहीं तो दिक्कत होने वाली है। इसलिए प्रॉपर पैटर्न फॉलो करिए आप, कहां से कंट्रोल जा रहा है, कहां पे आ रहा है, सो दैट कभी कोई कंफ्यूजन होने का चांस ही नहीं हो, और कोई मैटर नहीं करेगा आपके लिए क्वेश्चन कितना सिंपल है या कितना कॉम्प्लेक्स है। ओके, आई थिंक मिल गया होगा आंसर। चलो थोड़ा टाइम और वेट करता हूं मैं। जस्ट ट्राई टू फिगर आउट द फ्लो कि किस तरीके चल रहा है, कब कंट्रोल किसके पास जाएगा, वापस आते टाइम क्या लेके आएगा, किस क्या स्टोर होगा किसमें। स्टेप बाय स्टेप, लाइन बाय लाइन आप इसको ट्रेस करिए। चलो देखो, जस्ट ऑब्जर्व करना यहाँ पे, अपन इसको ट्रेस करते हैं क्या है। यहां से देखो, पहले तो लाइन बाय लाइन होगा, पहले एक फंक्शन बन जाएगा, कौन सा, ग्रिड। चलो फंक्शन बन गया, चलेगा तो नहीं आपको पता है, क्योंकि चलेगा कब, जब आप उसको कॉल करोगे। तो अभी तक तो खाली पाइथन ने इसको बनाया है, फिर पाइथन आएगा तीसरी लाइन पे, एक और फंक्शन बनाया, कौन सा, ग्रिड वन। चलो अभी तक ये चलेगा नहीं, क्योंकि चलेगा कब, जब आप इसको कॉल करोगे ना। यहाँ पे आओ, यहाँ से क्या कर रहे हो आप, कॉल कर रहे हो, पाइथन आया लाइन नंबर 6 पे, क्या कॉल कर रहे हो, ग्रिड फंक्शन को कॉल कर रहे हो। कौन सा कॉल होगा, ग्रिड वाला फंक्शन, ये वाला फंक्शन कॉल होगा। देखो मैंने बोला ना आपको कि नाम देना जरूरी क्यों है, क्योंकि देखो अभी कितने फंक्शन है यहाँ पे, 2 फंक्शन। अगर आपने नाम नहीं दिया होता तो आप कैसे पता करते थे कि पहले वाले को बुलाना है या दूसरे वाले को बुलाना है, राइट। तो ऑब्वियसली यहाँ से कौन सा कॉल हुआ, ग्रिड। अंदर आओ, क्या प्रिंट होगा, गुड आफ्टरनून। चलो गुड आफ्टरनून प्रिंट हो गया आपका। उसके बाद ये खत्म हो गया, राइट। लेकिन खत्म होते टाइम ये डेफिनेटली अपने साथ कुछ लेके जाएगा, या तो आपने कुछ रिटर्न करवाया तो वो लेके जाएगा, आपने कुछ भी नहीं करवाया तो जो पाइथन का डिफॉल्ट होता नन, ये वो लेके जाएगा। तो आपने कुछ करवाया नहीं, ये क्या लेके जाएगा, नन। तो ये अपने साथ लेके आ रहा है नन, तो जहां से कॉल हुआ तो वहां पे आया नन। तो इसका मतलब एक्स में आपका क्या स्टोर हो गया, नन। तो आपके एक्स में क्या स्टोर हो गया, नन। उसके बाद लाइन नंबर 6 खत्म हो चुका है, अब किस पे आएगा कंट्रोल, लाइन नंबर 7 पे। चलो लाइन नंबर 7 पे आया पाइथन, किसको कॉल करना है, यहां से ग्रिड 1 को कॉल करना है। चलो यहां से कंट्रोल जाएगा ग्रिड 1 के पास, ये गया ग्रिड 1 के पास। जैसे ग्रिड 1 चलेगा, पहले क्या प्रिंट होगा, हेलो। चलो पहले प्रिंट हुआ हेलो। उसके बाद आप क्या कर रहे हो, रिटर्न कर रहे हो। आपने कर रखा है तो आपकी वैल्यू लेके आएगा ये। तो आपने क्या रिटर्न कर रखा है, सीएसडी। तो ये अपने साथ वापस क्या लेके आएगा, सीएसडी। तो ये अपने साथ लेके आया सीएसडी। तो किस में स्टोर हो जाएगा वो, वाई में। तो वाई में आपका स्टोर हो गया क्या, सीएसडी। ओके ना। उसके बाद 7th लाइन खत्म हो गई, लाइन नंबर 8 पे आएगा कंट्रोल, क्या प्रिंट करना है, एक्स। एक्स में क्या पड़ा है, नन। तो क्या प्रिंट होगा आपका, नन। लाइन नंबर 9 क्या प्रिंट करना है, वाई। वाई में क्या पड़ा है, सीएसडी। क्या प्रिंट होगा, सीएसडी। तो व्हाट इज द आउटपुट, गुड आफ्टरनून, हेलो, नन एंड सीएसडी। और ये पूरी ट्रेसिंग है, किस तरीके से फ्लो चल रहा है, एक बार चला के देखते हैं ऐसा ही कुछ हो रहा है या नहीं। जस्ट ऑब्जर्व हियर। तो गुड आफ्टरनून, हेलो, नन एंड सीएसडी, जो भी अपन ने ट्रेस किया, जो भी ये चल रहा है वो था सेम। यू कैन राइट इट डाउन। कुछ डाउट है, यू कैन लेट मी नो। बस सिंपल सा बात मैं ये बताना चाह रहा हूं कि पाइथन का हर एक फंक्शन कुछ ना कुछ रिटर्न करेगा, या तो वो आपकी वैल्यू हो, आपकी नहीं तो वो क्या रिटर्न करेगा, नन। चलो यहां पे
ओके, एक और पॉइंट आप मेंशन करो पहले, एक पॉइंट मेंशन करो आप, पॉइंट मेंशन करो, इन पाइथन we don't have to specify and keep it most important, जो भी अभी लिख रहे हो आप, in Python we don't have to specify, in Python we don't have to specify return type, in Python we don't have to specify return type because Python is dynamically typed programming language. The Python is dynamic type programming language. In Python, we don't have to specify return type because Python is dynamic type programming language. In Python, we don't have to specify return type because Python is dynamic type programming language. Fine, okay. चलो एक और क्वेश्चन अपन देखते हैं फास्टली। क्वेश्चन आपको क्या बता रहा हूँ यहाँ पे, लेट्स सपोज 20, फाइन, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ सपोज करो रिटर्न 30, फाइन, और यहाँ पे सपोज इसको इस तरीके से लिख रहा हूँ। चलो एक बार फटाफट फास्टली बताए इसका क्या आउटपुट आएगा। तो मैं जस्ट ये चाहता हूँ कि एक बार सबको फ्लो पता चले सो दैट प्रॉपर आप फील कर पाओ चीजों को, उसके बाद अपन बढ़ाते चीजों को। What is the output due to this one? कोई बहुत ही सिंपल है, कुछ है ही नहीं इसमें एक्चुअली। या क्या आउटपुट आना चाहिए इसमें? ओके, ऑब्वियसली यहाँ पे देखो, पहले जैसे लाइन बाय लाइन करेगा पाइथन, पहली लाइन के पास आएगा, क्या बन गया? फंक्शन बन गया। चलो पहले दूसरी लाइन में फंक्शन बन गया, अभी ये कॉल होगा नहीं क्योंकि फंक्शन तब तक चलता नहीं जब तक अपन इसको कॉल करते नहीं, राइट। देन तीसरी चौथी लाइन में भी क्या बन गया? एक फंक्शन बन गया। चलो ठीक है, अब आते पांचवी लाइन पे, यहां से कॉल हो रहा कौन सा फंक्शन? ग्रिड फंक्शन। कंट्रोल जाएगा किसके पास? ग्रिड फंक्शन के पास। जैसे आप गए ग्रिड फंक्शन के पास, अंदर कुछ है तो नहीं, खाली वापस आएगा क्या लेके? 30 लेके। तो वापस ये क्या लेके आने वाला है? 30। तो ये वापस 30 लेके आएगा, तो यहाँ पे एक्स में कितना स्टोर हो जाएगा? 30। तो आपके एक्स में स्टोर हो गया 30। ओके, उसके बाद लाइन नंबर 5 खत्म होगी। नाउ कंट्रोल आता है किस पे? लाइन नंबर 6 पे। लाइन नंबर 6 पे क्या लिख रखा आपने? ग्रिड 1 फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, तो यहां से ग्रिड 1 को कॉल करना है। जैसे आप ग्रिड 1 को कॉल करोगे, ये कंट्रोल आया इसके पास, ये वापस अपने साथ क्या लेके आएगा? 20। तो ये लेके आया 20, जो कि किसमें स्टोर हो जाएगा? y में। y में आपका स्टोर हो गया कितना? 20। नीचे जब आप प्रिंट करवा रहे हो x प्लस वाई, x में कितना पड़ा है? 30, y में कितना पड़ा है? 20। 30 प्लस 20 कितना होता है? 50। तो ऑब्वियसली आपका आंसर क्या आने वाला है? 50। दैट इज नो डाउट, जस्ट फ्लो बताने के लिए मैं ये लिख रहा हूँ, तो आपको भी प्रॉपर पता चल गया रिटर्न क्या होता है, किस तरीके से हो रहा है। अब कब करना चाहिए कब नहीं करना चाहिए उसकी बात अपन अभी करेंगे। 1 सेकेंड। ओके, यहाँ पे अगर आप चलाओगे आउटपुट कितना आ रहा है आपको? 50, राइट। तो दैट इज फाइन, कोई दिक्कत नहीं। ओके, अब मेरा क्वेश्चन आपसे बहुत सिंपल सा है। अगेन अपन थोड़ा कंपेयर करते हैं इसको, सी को और पाइथन को, और वो ये कि चलो इतना तो पता चल गया कि सी लैंग्वेज का फंक्शन भी क्या कर सकता है? रिटर्न कर सकता है। पाइथन का फंक्शन भी क्या कर सकता है? रिटर्न कर सकता है। लेकिन इसमें दो चीजों का ट्विस्ट है। पहला ये, सी लैंग्वेज का फंक्शन जब भी रिटर्न करेगा आपको रिटर्न टाइप लिखना पड़ेगा, पाइथन में नहीं लिखना पड़ेगा। दूसरा ट्विस्ट ये है, सी लैंग्वेज का फंक्शन ऐसा हो सकता है जो कुछ भी रिटर्न नहीं करे, लेकिन पाइथन में ऐसा कोई फंक्शन हो ही नहीं सकता जो कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहे। या तो वो कोई वैल्यू रिटर्न करेगा या फिर वो क्या रिटर्न करेगा? नन रिटर्न करेगा। तो देयर आर टू डिफरेंस। सो आपको समझ में आ गया कि सी के फंक्शन से और पाइथन के फंक्शन में क्या डिफरेंस है। तीसरे पे बात करते हैं अपन। अगर मान लो आपने कोई सी का फंक्शन बनाया है, एक टाइम पे उस सी के फंक्शन से आप कितनी वैल्यू को रिटर्न कर सकते हो? एक टाइम पे आप कितनी वैल्यू को रिटर्न कर सकते हो सी के फंक्शन से? जैसे मान लो आपने एक फंक्शन लिखा है सी लैंग्वेज का, राइट। सपोज मान लो आपने कोई फंक्शन लिखा है यहाँ पे, मान लो मैं इधर लिख रहा हूँ कि लेट्स से इंट, राइट, और कुछ भी फंक्शन का नाम मान लो, लेट्स से एक्स फंक्शन का नाम है, और इसके अंदर से मान लो मेरे को करना है रिटर्न ऑफ 10। तो यहाँ तक तो ठीक है, कितनी वैल्यू रिटर्न कर रहा है? एक। कौन से? 10। क्या मैं अगर चाहूँ यहाँ से 4 वैल्यू रिटर्न करनी है
इंट तरीके की। जैसे ऐसा मैं चाहूं कि मैं ऐसा लिखूं रिटर्न 10, 20, 30, 40, अगर मैं ऐसा करना चाहूं सी के किसी फंक्शन से कि एक टाइम पे कितनी वैल्यू रिटर्न करवा रहा हूं मैं, मल्टीपल, तो क्या मैं ऐसा कर सकता हूं? आंसर इज सिंपल, आप सी में ऐसा नहीं कर सकते। सी में एक फंक्शन एक टाइम पे एक ही वैल्यू को रिटर्न कर सकता है। अगर आपको मल्टीपल वैल्यू रिटर्न करनी है ना, तो फिर आपको हैक लगाना पड़ेगा। और वो आप क्या करोगे एक्चुअली, पहले आप इन चारों वैल्यू को लेके क्या बनाओगे, एक एरे बनाओगे, और उस एरे को आप क्या करने वाले हो, रिटर्न करने वाले हो। सेम इन द जावा, जावा में भी अगर आप किसी मेथड को बोलोगे एक टाइम पे 4-5 वैल्यू रिटर्न करनी है, नहीं कर सकते। वहां भी ऐसा ही करना पड़ेगा। वो क्या करना पड़ेगा, एरे बनाना पड़ेगा, एरे बना के उस एरे को क्या करना पड़ेगा, रिटर्न करना पड़ेगा। बट अपन पाइथन डिस्कस कर रहे हैं, आते अपन पाइथन पे, क्या पाइथन का एक फंक्शन एक टाइम पे मल्टीपल वैल्यू को रिटर्न कर सकता है? आंसर इज यस, डेफिनेटली आप ऐसा कर सकते हो। तो अब क्वेश्चन यहाँ पे दो बनते हैं कि देखो ये तो अच्छी बात है कि एक टाइम पे कितनी वैल्यू रिटर्न हो रही है, मल्टीपल। तो जब अच्छी बात है तो फिर जावा और सी ने ऐसा क्यों नहीं कर रखा है, और पाइथन में ऐसा क्यों हो पा रहा है, जावा और सी में ऐसा क्यों नहीं हो पा रहा है? एक नॉर्मल सा क्वेश्चन दिमाग में आना चाहिए, राइट? तो ऑब्वियसली जैसे पहले मैं आपको ये दिखाना चाह रहा हूं कि ऐसा होता या नहीं, तो ऑब्जर्व हियर। जैसे मान लो मैंने ये फंक्शन लिखा, मैं यहां से 10, 20, 30, 40 कितनी वैल्यू रिटर्न करवाई मैंने, 4, तो कोई एरर नहीं देगा पाइथन, और तो आउटपुट कुछ भी नहीं आएगा क्योंकि अभी तक आपने इस फंक्शन को कॉल किया ही नहीं। लेकिन पाइथन एरर नहीं देगा क्योंकि उसको पता है कि फंक्शन कितनी वैल्यू रिटर्न कर सकता है, मल्टीपल कर सकता है, राइट? जस्ट ऑब्जर्व हियर, ये देखो चल गया, कोई भी एरर आपकी आई नहीं, राइट? इवन आप अगर इसको कॉल भी करोगे, देखो जस्ट यहाँ पे देखना आराम से, मान लो मैंने ऐसा लिखा x इक्वल टू ग्रिड, इसका मतलब जो भी ये रिटर्न करेगा किस में आएगा, x में, राइट? ऑब्जर्व करना यहाँ पे, अगर मैं x को प्रिंट करवाऊं, इसने कितनी वैल्यू रिटर्न की है, 4, तो x में क्या आने वाला है, वो चारों वैल्यू पैरेंथेसिस में आएगी, वो चारों वैल्यू 10, 20, 30, 40, राइट? सवाल ये है, बहुत सारे क्वेश्चन है यहाँ पे मेरे, एक क्वेश्चन तो ये है सी और जावा ऐसा क्यों नहीं कर पा रहा है, पाइथन ऐसा क्यों कर पा रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन मेरा ये है, चलो आ तो गई चारों वैल्यू, कितनी वैल्यू, 4, 10, 20, 30, 40, मेरे को अगर दूसरी निकालनी तो मैं कैसे निकालू? मान लो यहां से 4 रिटर्न होके आ गई, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, चारों किस में आ गई, एक्स में। मेरे को मान लो दूसरी वैल्यू से मतलब है 20 से, तो मैं इन चारों में से 20 कैसे निकालूंगा, क्योंकि इसके पास तो पूरा 4 आ रही है, इसके पास तो पूरी कितनी आ रही है, 4 आ रही है। तो इंटरनली क्या मैकेनिज्म फॉलो करता पाइथन, क्यों सी और जावा ऐसा नहीं कर सकते, राइट? तो मुझे लगता है अभी इसके लिए अपने को टाइम चाहिएगा, पूरा अपन इसको एक फ्लो में लेंगे। तो रोकते अपन आज के सेशन को यहाँ पे, यहां से अपन सेशन कंटिन्यू करेंगे कल का, कि पाइथन का फंक्शन मल्टीपल वैल्यू को रिटर्न करवा सकता है या नहीं, और करवाता तो इंटरनली क्या कुछ होता है। तब तक आप एक चीज का आंसर फिगर आउट करके लाए, ये ब्रेनस्टॉर्मिंग के लिए मैं आप पे छोड़ता हूँ। सी और जावा ऐसा क्यों नहीं करवा पा रहा है, पाइथन ऐसा क्यों करवा पा रहा है, व्हाट्स द रीजन, राइट? बाकी मैं आपको कल आंसर दूंगा, और कल मैं आपको ये भी बताऊंगा रिटर्न कब करना चाहिए, कब नहीं करना चाहिए। और एक और चीज अपन देखेंगे, ये जो अपन ने यहाँ पे लिख रखा है इसका क्या रोल है, और इसका कितना बड़ा रोल है, कितने क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। चलो दैट्स द थिंग, मिलते हैं अपन कल। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच। कुछ भी किसी को डाउट हो रिगार्डिंग एनीथिंग, तो मुझे लगता है आपके पास ऑलरेडी ऑफिशियल नंबर होंगे, आप इस नंबर पे व्हाट्सएप या कॉल कर सकते हो। वेदर आप ग्रुप में नहीं हो, आपको नोटिफिकेशन नहीं मिल रही या किसी भी रिगार्डिंग, तो आप इसको यूज कर सकते हो, राइट? ओके गाइस, थैंक यू, मिलते हैं अपन कल सेम टाइम 11:30, राइट?